अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मुझे आप सब लोग बताएं कि आप सब लोगों की ईद कैसी रही, एंजॉय किया आप लोगों ने। और कौन दुनिया के कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से सिटी से आप लोग रह रहे हैं और वहाँ पे आपने ईद को सेलिब्रेट किया है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। मेरी तो ईद बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि हमारी ईद जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई है और सऊदी अरब के बाद हुई है एक दिन बाद। तो हमारी ईद तो जैसी बात है, आउट ऑफ कंट्रीज में जैसे ईद होती है वैसे ही ईद थी। पाकिस्तान वाला मज़ा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छी रही। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कमेंट करके कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी और कहाँ पे आप लोगों ने ईद को सेलिब्रेट किया। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अजीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। मेरी बात मानेंगे आप। शामिर शाह जो अनाया को उठाए गाड़ी की जाने बढ़ रहा था, महरोश की आवाज़ पर कदम थमे थे। रुकते उसने गर्दन मोड़ते महरोश की जानिब देखा, जो मान से उसी की जानिब देख रही थी। जी रोशी जान, हुक्म करें आप। वो हवेली जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। शामिर ने ब्लैक शलवार कमीज के ऊपर ब्लैक कलर की ही अजरक ली हुई थी। वो महरोश के जानिब कदम बढ़ाते उसके बिल्कुल नज़दीक खड़े होते हुए बोला था, मुझे बाइक पर बैठना है, मतलब मुझे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव करनी है। आप मुझे बाइक पर ले जाएंगे प्लीज़। फौज में मौजूद ही ब्लैक कलर की बाइक को देखते हुए शामिर का बाजू पकड़ते मान से बोली थी कि शामिर उसकी बात पर चौंका था। उसने हैरान होते महरोश की जानिब देखा और फिर फौज में खड़ी हुई बाइक को। लाला, आप एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखना, इसका बदला मेरी पता नहीं कहाँ पर बैठी हुई मेरी भाभी लेगी, जब वो रोज़ हर रात को आपके साथ बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाया करेगी। दूर के ही एक जुमला उसकी समातों से टकराया था, जब उसने राफे को बाइक चलाने से मना किया था, जिस पर राफे ने दुहाई देते उसे बद्दुआ दी थी। और आज महरोश की बात सुनते शामिर शाह को फौरन से वह जुमला अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस हुआ कि बेसाख्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी। सर झटकते उसने महरोश को देखा, जब उसे और बाइक दोनों को जो उसे और बाइक दोनों को देख रही थी। महरोश ने आज से पहले ऐसी फरमाइश कभी नहीं की थी। ना उसने बताया था कि उसे बाइक पर ड्राइव करना पसंद है। शायद उसने बाइक को देखते हुए कहा था, या शायद नहीं। जो भी था, उसकी रोशी जान का हुक्म था और उसका हुक्म मानना शामिर शाह पर लाजम था। ओके रोशी जान, जैसे आपका हुक्म। वो कहते बाइक की जाने बढ़ गया था, जबकि महरोश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आई थी। वो आज से पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी थी, लेकिन आज उसका बाइक पर बैठने को बेतहाशा दिल किया था। शामिर शाह अनाया को महरोज को पकड़ाते बाइक स्टार्ट की थी। लाए अनाया पकड़ाएं और पीछे बैठे। उसने अनाया को लेते अपने आगे बैठाया था, जबकि महरोज उसके कहने पर शामिर के कंधे पर हाथ रखती उसके पीछे बैठी थी। शामिर ने बाइक को रेस देते उसे चिल्लाया था, लेकिन उसके आहिस्ता चलाने के बावजूद बेसाख्ता महरोज की चीख निकली थी, जोर से पकड़िएगा मुझे और घबराना नहीं, ओके। उसने कहते बाइक को फार्म हाउस से निकालते बाहर सड़क पर दौड़ाई थी, जबकि महरोश अपने दोनों हाथ उसके पहलू से गुजारती शामिर के कंधे शामिर के गिर्द बांध गई थी। शामिर के लब मुस्कुराए थे। उसकी कंडीशन का ख्याल रखते हुए नहायत आहिस्ता से चला रहा था, वरना उसे जोर जोर देता कि बाइक पर बैठने के बाद किस तरह बाइक चलाई जाती है। वरना उसे ज़रूर बताता कि बाइक पर बैठने के बाद किस तरह बाइक चलाई जाती है, वो कितना एंजॉय किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। शामिर शाह की भारी गंभीरता आवाज़ हवेली के लाउंज में गूंजी थी कि सब उन्हें देखते अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। इन तीनों को एक साथ देखते सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी कि दादी आगे बढ़ते हुए अपनी पॉकेट से कई हज़ार के नोट निकालते उन तीनों के सर पर वारते उनका सदका दिया था। और आज उनकी पोती का केस जीता गया था। वो आज केस जीतने के बाद घर दाखिल हो रहे थे। उनकी हवेली की रौनक वापस आई थी। दादी का सदका देना बनता था। बहुत बहुत मुबारक हो शामिर पुत्र तुम्हें। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने अपना वादा पूरा किया, हमारी पोती को कहीं नहीं जाने दिया। दादी ने उसे गले लगाते हुए उसे मुबारकबाद दे रहे थे कि शामिर शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट दर आई थी। दादी, मुझे तो ये अपनी प्रिंसेस के लिए करना ही था। शामिर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि दादी ने फखर से उसका कंधा थपथपाया था और उसकी बाहों में मौजूद अनाया को अपनी बाहों में लिया था। शाह, मेरा बच्चा मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन अदा, कंग्रेचुलेशन हैंडसम अदा। शाह, मुबारक हो तुम्हें। वो सब बारी बारी उसके गले मिलते शामिर शाह को मुबारकबाद दे रहे थे और साथ खड़ी महरोज से भी मिल रहे थे, जो आज शर्माई शर्माई शामिर के पहलू में खड़ी सबसे पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं आप लोगों की इस खुशी में मज़ीद इजाफा करना चाह रहा हूँ। गला खंगालते वो थोड़ा सा झिझकते हुए बोला था कि राफे मेहराब ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। वहीं पर धनक ने महरोज को मायने खेज नज़रों से देखा था।
जबकि बाकी सब ने हैरानगी से शामिर को देखते उसके मजीद बोलने का इंतजार किया था। हमारी हवेली में मजीद रौनक लगाने के लिए प्रिंसेस का भाई या बहन आ रहा है। वो हल्के से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपने चेहरे पर हाथ फेरते बोला था कि सबने बेयकीन नजरों से उसकी जानिब देखा था और फिर एकदम से सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। वहीं पर महरोश ने पलकें झपकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को, उनकी खुशियों में मजीद इजाफा करें, इनकी खुशियों में मजीद इजाफा करें, अपनी रहमत का साया इन पर बनाए रखे। समरीन बेगम ने अपनी बहू को गले लगाते उसके सर को चूमते खुशी से मुस्कुराते कहा था। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वहीं पर बाकी सबके चेहरों पर भी खुशी ही खुशी थी। खैरात का इंतजाम करो, हमारी हवेली में डबल डबल खुशियां आई हैं, सदका देने का भी बंदोबस्त करो। दादी ने शामिर को गले लगाते उसे मुबारकबाद देते अरेश लोगों को हुक्म दिया था कि वो जो अभी तक स्टिल था होश की दुनिया में लौटा था और झटके से शामिर के गले लगा था। मुबारक को शाह बहुत बहुत। शामिर ने मुस्कुराते उसके गिर्द हिसार बांधा और फिर हवेली में खैरात और सदक़े का इंतजाम करने के लिए वो बाहर की जानिब बढ़े थे, जबकि शामिर महरोश के लिए रूम की जानिब बढ़ गया था। अनाया फरार लोगों ने पकड़ ली थी। 2 माह बाद अच्छू अच्छू अच्छू। रेड कलर की शर्ट के नीचे वाइट कैपरी पहने गीले बालों को पुश्त में बखेरे और वो वॉशरूम से निकलती रूम में दाखिल हुई थी जब छिंकों ने उस पर हमला किया था कि बेड पर बैठा राफे शाह ने उसे शावर लेकर वॉशरूम से निकलते देख उसे जबरदस्त घूरी से नवाजते अपनी जगह से उठा था। जब पहले से पता है कि बुखार है तो शावर लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें मोहतरमा। उसके सर पर पहुंचते वो सख्ती से बोलते उसके गीले बालों को देख रहा था जिससे पानी टपकता नीचे फर्श को गीला कर रहा था। धड़क ने उसे की बात पर मुंह बसूरा था। दीदा जान के कहने पर मामा ने मेरे बालों में इतना ऑयल लगा दिया था इसलिए शावर लिया है। मुंह फुलाए वो नाक चढ़ाते बोली थी। राफे ने उसके अंदाज पर उसे गहरी नजरों से उसे देखा था और फिर हाथ पकड़ते हुए उसे लिए ड्रेसिंग मिरर की जाने बढ़ा था। अंदर बैठो, अब हिलना नहीं है, मैं बाल ड्राई करता हूँ फिर पिल्स दूंगा। उसे डॉक्टर ड्रेसिंग मिरर के सामने बिठाते वो ड्रायर लिए उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और आहिस्ता से उसके बालों को अपने हाथों की उंगलियों से इधर उधर करता उसके बाल ड्राई करने लगा था। अच्छू। वो दोबारा से छींकी थी जिस पर आफे के माथे पर त्योरी चढ़ी थी, जबकि दुलाज ने मिरर से ही उसे मासूमियत से देखा था जो उसे घूर रहा था। अब मुझे बुखार हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो निचला होंठ बाहर निकाले राफे के संजीदा चेहरे की जानिब देखते हुए बोली थी कि राफे ने सर झटका था। तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने पहले तो बुखार की मेडिसिन नहीं ली, ऊपर से शावर ले लिया। ज़्यादा शौक चढ़ रहा है बीमार पड़ने का। दबे दबे लहजे में वो सख्ती से बोला था कि दुलाज ने मासूमियत के साथ फौरन से हाँ में सर हिलाया था। राफे ने आईब्रो चुकाते उसे देखा। आपको नहीं पता, नॉवेल्स में जब हीरोइन बीमार पड़ती है ना तो हीरो सारी सारी रात बैठकर उसकी खिदमत करता है। सूसू करते उसने चहकते हुए कहा था कि राफे ने उसकी बात सुनते से घूरा था। तुम्हारे नॉवल को तो किसी दिन मैंने आग लगा देनी है जिसने मेरी मोहतरमा के दिमाग की ऐसी की तैसी की हुई है। मोहतरमा शादीशुदा हो गई हो, अब तुम कुछ तो ख्याल किया करो। शोहर के सामने अपने नॉवेल्स की बातें नहीं करते वरना शोहर 1 मिनट में दिमाग ठिकाने लगा सकता है। उसके बाल ड्राई करने के बाद वो उसे कंधों से थामे अपने सामने खड़ा करते हुए संजीदगी के साथ उसके हेजल ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला था कि दुलाज ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था। अब मुझे डांट रहे हैं, मुझे मारने का कह रहे हैं, वो भी बुखार की हालत में। मैं अभी हैंडसम अदा को आपकी शिकायत लगा कर आती हूँ। वो उसे घूरती हुई अभी बाहर की जानिब बढ़ती जब राफे ने उसे बाजू से पकड़े झटका दिया था। दुलाज फातिमा लड़खड़ाते हुए उसके सीने से आ लगी थी। राफे ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटते उसे अपने हिसार में कैद करते उसके लबों पर झुका था कि दुलाज उसकी हरकत पर सिटपटा कर रह गई थी कि फौरन से हाथ उसके सीने पर रखते उसने राफे को पीछे करना चाहा था। जब उसी के वही दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर पर लॉक करते दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ते शिद्दत से उस पर झुका था। दुलाज को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई थी कि वह मुज़ाहमत तर्क कर गई थी कि उसकी बंद सांसें महसूस करते राफे झटके से उससे पीछे हटा था। बुखार की हालत में ज़्यादा दिमाग चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मारने के अलावा भी शोहर के पास बहुत से तरीके होते हैं दिमाग ठिकाने लगाने के, जिसका प्रोमो तुम देख भी चुकी हो। और अगर अब तुम चाहती हो मैं मज़ीद तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना लगाऊं तो चुप करके बेड पर बैठो। मैं दूध लेकर आता हूँ, मेडिसिन लेने के बाद बिना चूँ चढ़ा किए उसे पीना, वरना बेबाकी से के कहकर उसने बात अधूरी छोड़ते दुलाज फातिमा की कमर सहलाई थी जो गहरे गहरे बुखार की शिद्दत से गर्म सांस से भरती उसके सीने से सर टिका गई थी। राफे की बात सुनते वह सुर्ख पड़ते उसे पीछे हटी थी। दिल की धक धक उसे कानों में बजती हुई महसूस हो रही थी।
مجھے دودھ نہیں پینا، اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے منع کیا تھا کہ رافع نے اسے گھورا تھا اور کمر پر گرفت مضبوط کی تھی، گویا دی وارننگ دی تھی، وارنگی لکھا ہوا وارننگ دی تھی۔ چاہتی ہو کہ دماغ ٹھکانے لگاؤں؟ آئی برو چکائے وہ معنی خیزی سے بولا۔ دلاج نے گھبراتے ہوئے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ تو چپ چاپ بات مانو اور بیڈ پر جا کر بیٹھو، اس نے کہتے اسے چھوڑا تو دلاج فوراً سے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ رافع دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا کہ دلاج اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی میڈم ہر روز کی طرح آج بھی کمفرٹر خود پر اوڑھے دنیا جہاں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی، جسے دیکھتے شامر شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پچھلے 2 مہینے سے اسے صرف 2 ہی کام تھے، ایک سونا اور دوسرا ہر روز شامر شاہ کے ساتھ بائک رائڈنگ پر جانا، جس پر شامر شاہ کو اچھے سے عمل ہو گیا تھا کہ اس کی یہ ولی اولاد شامر پر کافی بھاری پڑ رہی ہے کہ اس کی بیوی کے پاس ہی اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے اسے بس سونا ہوتا ہے، جس پر شامر شاہ خود پر ضبط کر کے رہ جاتا تھا۔ مہروش کے لیے یہ موڈ سوئنگ اس کے بس سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ عنایت کو بھی آج کل نیچے ہی سب لوگ سنبھالتے تھے یا شامر شاہ کے پاس پائی جاتی تھی، اب بھی وہ نیچے محراب کے پاس ہی تھی جب شامر اوپر روم میں آیا تھا۔ دوسرا، جب سے رافع کو پتہ چلا ہے کہ مہروش بھابھی ہر روز شامر لالا کے ساتھ بائک پر لانگ ڈرائیو جاتی ہیں، تب سے ہی وہ شامر شاہ کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ شامر شاہ اسے گھورتا رہ جاتا تھا، اور رافع بھی ڈھیڑ تھا جو شامر کی بنا کسی گھوری کا اثر لیے صرف نظروں سے ہی دیکھتا نہیں تھا بلکہ منہ سے پھوٹتا بھی تھا۔ کسی کو یہ بائک رائڈنگ فضول لگتی تھی، اور اب سنا ہے کوئی ہر روز بائک رائڈنگ پر جاتا ہے۔ شامر شاہ اس کی معنی خیز طنز پر بات سنتے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتا رہ جاتا تھا اور خونخوار نظروں سے رافع کی جانب دیکھتے صرف اسے پکارتا ہی تھا۔ رافع کو پتہ ہوتا تھا یہ شامر کی لاسٹ وارننگ ہے، اب اگر اس نے مزید بکواس کی تو اس کی گردن شامر کے ہاتھ میں ہوگی کہ اس کی پکار پر ہی رافع ہاتھ اٹھاتا وہاں سے بھاگنے کی کرتا تھا کہ لیکن بات پھر بھی نہیں آتا تھا۔ سر جھٹکتے وہ مہروش کی جانب بڑھا تھا اور دنیا جہاں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی، اور شامر شاہ کا آج ارادہ اس کے اچھے سے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا، جو شاید بھول گئی کہ شوہر نام بھی کوئی چیز ہے جسے بھی ٹائم دیا جاتا ہے، اور شوہر بھی وہ جو سارا کا سارا ٹائم اپنے لیے ہی صرف چاہتا ہے، جس کا ذرا سا ٹائم دوسروں کو دینا اسے گوارا نہیں تھا۔ اب اسے خود سے بے نیاز دیکھ کر شامر شاہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ لب بھینچتے آگے بڑھتے اس نے آہستہ سے مہروش کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا، دل تھما تھا، سل ہوئے بنا پلکیں جھپکائے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا تھا، جس کا چہرہ اس قدر پاک شفاف تھا کہ شامر کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، ممتا کا احساس اس کے خوبصورت چہرے سے جھلکنے لگا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ چہرے پر الگ قسم کا نور سکون جھلکتا رہتا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس نے نور بھرے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے دوسرے ہاتھ کو سر کے قریب رکھے وہ گہری پرسکون نیند سو رہی تھی کہ شامر شاہ کے سخت سنجیدہ تاثرات خود بخود ہی ڈھیلے پڑے تھے۔ نرمی میں انوکھی سی چمک ابھری تھی، اسے دیکھتے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ شامر شاہ جھکا تھا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے تھے، اس کے بازو کو آنکھوں سے ہٹاتے سائڈ پر رکھا تو بند آنکھوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شامر کے دل بے ساختہ دھڑکا تھا، اس نے مہروش کی بند آنکھوں پر لب رکھے تھے، پہلے سے زیادہ کشش در آئی تھی۔ میں چاہنے کی باوجود آپ پر سختی نہیں کر پایا۔ ہلکی سی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے بالوں کو آہستہ سے چہرے سے ہٹاتے پیچھے کرنے لگا تھا کہ مہروش قسمت آئی تھی، اور شامر کا وہی ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے کروٹ بدلتے اپنی گال کے نیچے ٹکایا تھا۔ شامر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے پرنسس سے کبھی جیلسی نہیں ہوئی، وہ جب بھی آپ کے قریب آتی ہے آپ کو روشی کہتی ہے، مجھے کبھی کوئی جیلسی فیل نہیں ہوتی بلکہ دل خوش ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں یہ ابھی آئے بھی نہیں اور مجھے اس ٹو بی بیبی سے پہلے ہی جیلسی ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے میری بیوی ہر وقت سوئی رہتی ہے، جس نے مجھ سے میری بیوی کو چرا لیا ہے، لیکن کوئی نہیں، ایک دفعہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے پھر یہ بیبی اور آپ اپنی خیر بنانا روشی جان۔ وہ جھکا تھا اور اس کے کان میں سرگوشیاں ڈھیلتے اس نے مقابل کے لبوں پر جسارت کی تھی، جس پر مہروش نے برا سا منہ بنایا تھا، اور نیند میں ہی ہونٹ مروڑتے اس نے ایک ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا تھا۔ شامر کے ماتھے پر پل میں شکنیں نمودار ہوئی تھی، آنکھوں میں سنجیدگی ابھری تھی، جبڑے بھینچتے وہ سختی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ مہروش اپنے اوپر ہوئی اس اچانک افتادگی پر نیند میں ہڑبڑائی تھی کہ پٹ سے آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے شامر کو دیکھا تھا، جس کے انداز میں شدت سے شدت آتی جا رہی تھی۔ مہروش کی سانسیں بند ہوئی تھی، اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ
मुखाबिर के सीने पर टिकाए और उसे खुद से दूर किया था, जिस पर वो उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड ग्राउंड से लगाता अपनी मनमर्जी करता पीछे हटा था। महरोज के माथे के साथ अपना माथा टिकाया था। आइंदा मेरे लम्स को मिटाने की हरगिज कोशिश न कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गहरी सांसों के साथ वो बोला था, जबकि महरोज तेज तेज सांस लेती उसके चेहरे पर ही अपनी गर्म सांसें छोड़ रही थी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, अभी मेरी सांसें बंद हो जाती। वो शिकवा करते मुंह बसूरे बोली थी। शामिर ने शिद्दत से उसके माथे पर लब रखी। आई एम सॉरी रोशी जान, लेकिन मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरे लम्स को ऐसे नागवारी से मिटाएं। उसने नरमी से उसकी जानिब देखते कहा था। महरोश ने उसे घूरा। नींद में थी मैं, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते उसे जताया था कि शामिर ने उसके अंदाज पर लब दबाए थे। तुम्हारी इस नींद का तो आज मैं इलाज करता हूँ, वो कहता उसे अपने हिसार में कैद कर गया था कि महरोज फड़फड़ा कर रह गई। मीर, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे खुद पर झुके देख वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। आपकी नींद भगाने का बंदोबस्त, इसलिए चुप करके लेटी रहे। उसे मुकम्मल अपने हिसार में कैद करता वो उस पर झुका था कि महरोज अपनी आंखें बंद कर गई थी। अदा के साथ आ जाएं, हम मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। दूसरी जानब से वरीशा की आवाज़ उभरी थी कि फराल उसकी बात सुनती लब दांतों तले दबा गई थी। लेकिन मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। दबे 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 वो आवाज़ को संजीदा बनाते बोली थी कि वरीशा ने फ़ोन कान से हटाए से घूरा था, जैसे सामने फराल ही हो, और दोबारा से कान को लगाया था। ऐसे कैसे? मैं अरेश अदा से कह कर आई थी कि मैं तुम्हें वो तुम्हें मना लेंगे। क्या अरेश अदा ने तुम्हें नहीं मनाया? हाथ में पकड़ा फ्रूट का बाउल जो ज़बरदस्ती अरहम के कहने पर आंटी उसे हर रोज़ देती थी, मैं से फ्रूट को खाती वो मुंह बसूरे बोली थी। कुछ दिन पहले ही वरिशा के टेस्ट हुए थे, जिसमें उसे की एज भी कम आई थी, और तब से अरहम उसे ज़बरदस्ती हेल्दी चीज़ें खिलाता था, जिस पर वरिशा मुंह के अजीबो गरीब डिज़ाइन बनाकर बमुश्किल ही खाती थी। और दोपहर को अरहम ने आंटी की ड्यूटी लगाई थी वरिशा को बड़ा सा फ्रूट का बाउल बना कर देने की, जिसे अब वो हाथ में लिए अपने रूम में बैठी फराल से बात करते साथ नाक मुँह चढ़ाती खा भी रही थी। नहीं, मुझसे तो मिस्टर शाह ने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही मनाया है। मुस्कुराहट रोके वो संजीदगी से बोली थी। जब वरिशा गई उसी दिन ही अरेश ने उसे समझाता यकीन भी दिलाया था कि अरहम अब बदल गया है और वरिशा का ख्याल भी रखेगा, जिस पर वो भी हाँ में सर हिला गई थी। उसके बाद वरिशा से उसकी कई दफ़ा बात भी हो चुकी थी, लेकिन आज पता नहीं वो दोनों ही फ्री थी कि फराल ने उसे तंग करने का सोचा था। क्या सच में अरेश अदा ने तुम्हें नहीं मनाया? उसने मासूमियत से पूछा था कि फराल अभी के जवाब देती जब अरेश रूम का दरवाज़ा खोलते रूम में दाखिल हुआ था और अरेशा को रूम में आते देख फराल ने लब दबाए थे। नहीं, उन्होंने तो मुझे हरगिज़ नहीं बनाया और ना ही ऐसी कोई बात की है। बेशक पूछ लो उनसे। फराल ने कहते हरीश को भी देखा था, जो उसकी बात सुनता उसे फ़ोन पर बात करते देख आईब्रोज खाकर रह गया। क्या अदा तुम्हारे पास हैं? पकड़ाएं ज़रा अदा को फ़ोन, मैं अभी क्लास लेती हूँ। माथे पर 2 बल डाले वो संजीदगी से बोली थी कि फराल ने उसके कहने पर मुस्कुराहट ज़ब्त करते फ़ोन हरीश की जानिब पकड़ाया था। हरीश ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। वरिशा आपसे बात करना चाह रही है। उसे सवालिया नज़रों से खुद की जानिब तकते पाकर वो बोली थी कि हरीश ने मुस्कुराते फ़ोन उसके हाथ से पकड़ते कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो? तबीयत कैसी है? उसने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में पूछा था। मैं ठीक हूँ अदा, और तबीयत भी ठीक है। और आप मुझे बताएं, जब मैं आपको कह कर गई थी कि फराल को समझा दीजिएगा, वो मुझसे नाराज़ है, उसे मना लीजिएगा, फिर आपने इसे मनाया क्यों नहीं? उसने छूटते ही नाक फुलाए तेजी से कहा था। हरीश ने हैरत से उसकी बात सुनते फराल को देखा, जो लब दबाए मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिशों में थी। हरीश उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार देखता पल में उसकी शरारत को समझ गया था। ओह आई एम सो सॉरी गुड़िया, मेरे दिन से ही निकल गया था कि फराल को मनाना भी है, लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं अभी आपकी तरफ से उसे मना लेता हूँ, ठीक है? लब दबाए वो भारी सी आवाज़ में बोला था कि इस बार चौंकने की बारी फराल की थी। उसने चौंकते हुए अरेशा को देखा था, जिसकी आंखों में मायने से चमक चमक देखते फराल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी कि बेसाख्ता उसने थूक निकला था, जबकि हरीश के होंठों पर मायने खेलती मुस्कुराहट मचल रही थी। ठीक है, आप मना लें, फिर मुझसे मिलाने लाना, ओके ना? अल्लाह हाफिज। उसने कहते फ़ोन रख दिया था कि हरीश फ़ोन को साइड टेबल पर रखते फराल की जानिब देखा। नहीं मित्र शाह, मैं तो वरिशा तो मजाक कर रही थी, उसे तंग कर रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली थी, जब हरीश ने उसे एक झटके से पकड़ते अपनी जानिब खींचा था। फरहाल उसके कशादा सीने से जा टकराई थी कि हड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से सर उठाए हरीश की जानिब देखा।
کوئی بات نہیں متر شاہ، میں دوبارہ سے منا لیتا ہوں، مجھے منانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے منا لوں گا تاکہ آپ اگلی دفعہ بھولے نہیں۔ خمار آلودہ سی آواز ابھری تھی، چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو انگلی سے پکڑتے کان کے پیچھے کرتے، کان کی لو پر لب رکھتے کہ فرال کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے ہریش کی شرٹ کو مضبوطی سے سینے سے پکڑا تھا۔ مسٹر شاہ، میں سچ میں مذاق کر رہی تھی۔ اس نے ہریش کے ارادوں سے بچنے کو کی دہائی دی تھی، لیکن یہ سب اسے ہریش شاہ سے پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن میری جان، ایسا مذاق نہیں کرتے جو بعد میں خود پر بھاری پڑے۔ اب میں تو تمہاری ایک بار ہی کے ہی بات کا غلام ہوں۔ تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں منایا تو نہیں منایا ہوگا، اس لیے مجھے منانے کا پورا موقع دو تاکہ آگے سے میری بیوی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ کہتے اس کی گردن پر جھکتا، وہاں پر اپنے لب رکھ کیا تھا اور کہ فرال کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ سرخ پڑتے اس نے مقابل کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مسٹر شاہ خود کو اس کی باہوں میں محسوس کرتے پڑتے اپنی آنکھیں کھولتے وہ چیخی تھی، جبکہ ہریشہ کہکا لگاتے بیڈ کی جانے بڑھا تھا۔ برداشت کرنا تم پر فرض ہے، وہ کہتا اس پر جھکا تھا کہ فرال نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ ہریش نے سر اٹھایا، اسے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اب بھگتو، وہ کہتا اس پر جھکتا، اس کے ہوش اڑا گیا تھا کہ فرال کو اپنی غلطی کا شدت سے اندازہ ہوا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ شامیر کے علاوہ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شامیر آج جرگے میں کوئی فیصلہ کرنے گیا تھا۔ مہروش بھی شامیر کے آنے کی وجہ سے اپنی نیند کو پس پشت ڈالے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عنایہ اس وقت محراب شاہ کے پاس بیٹھی ہاتھ میں پیسٹری کا چھوٹا سا پیس پکڑے اسے اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے کھا رہی تھی۔ اب اچانک سے اس کی نظر لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوتے وائٹ شلوار قمیض پہنے اسکن اجرک کندھوں پر ڈالے شامر شاہ پر پڑی تھی کہ عنایہ ایک دم سے چہکی تھی۔ بابا بابا، پیسٹری محراب شاہ کو پکڑاتے اس نے دونوں ہاتھوں سے کھلکھلاتے ہوئے تالیاں بجائی تھی اور جلدی سے محراب شاہ کی گود سے ہڑبڑاتے ہوئے نکلی تھی کہ سب اس کی حرکت پر مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بابا بابا، وہ بنا اٹکے آج شامر شاہ کو پکڑاتی اپنا ایک پاؤں آگے بڑھاتی بنا کسی سہارے کے اس کی جانب بڑھی تھی کہ شامر شاہ اپنی پرنسس اپنی بیٹی کو بنا کسی سہارے کے خود کی جانب بھاگتے دیکھ وہیں اپنی جگہ سٹیل ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر رہ گیا تھا۔ بابا، وہ بنا کسی سہارے کے شامر شاہ کی جانب دوڑ رہی تھی، اسے اپنے سے 2 قدموں کے فاصلے پر دیکھتے شامر شاہ چونکا تھا اور جلدی سے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا اور دونوں بازو پھیلائے تھے۔ چھوٹی سی عنایہ بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ پیسٹری سے گندے ہاتھ شامر شاہ کی شرٹ کو خراب کر گئے تھے۔ شامر شاہ نے آنکھیں بند کرتے اسے زور سے اپنے گلے لگایا تھا۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بابا کی شہزادی۔ شامر شاہ کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ اس کی بیٹی اتنی تو ہو گئی تھی کہ شامر شاہ کے گھر آنے پر بھاگ کر اس کے گلے لگ چکے۔ بابا لو یو سو مچ، بابا کی پرنسس۔ وہ اسی کے پھولے ہوئے دونوں گالوں پر زور زور سے لب رکھتا ہوا بولا تھا کہ عنایت کی بیئرڈ پر کھلکھلائی تھی اور دونوں ہاتھوں سے زبردستی اس کا چہرہ پیچھے کرتے وہ خود اس کے گال پر جھکی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے دانت زور سے شامیر کی بیئرڈ دا گال پر گاڑ گئی تھی بیئرڈ زدہ گال پر گاڑ گئی تھی۔ اس کے انداز پر شامر شاہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا جی، بابا کے ساتھ مستیاں؟ شامر شاہ نے اسے دونوں باہوں میں اٹھا کر زمین سے اٹھاتے اوپر کی جانب اچھالا تھا کہ پورے لاؤنج میں عنایہ کے ہنسنے کی آواز گونجی تھی۔ بابا، شامر کی باہوں میں واپس سے آتے ہوئے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال گئی تھی کہ شامر شاہ بھی اسے اٹھائے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈول جی، پکڑو اپنی پیسٹری، بابا کے آتے ہی سب کو بھول جاتی ہے۔ ایسے پیسٹری میرے ہاتھوں میں پھینکی جیسے پتہ نہیں کون سے خزانہ دیکھ لیا ہو۔ اور ہمیشہ کی طرح محراب عنایہ کے انداز پر جل بھن کر بولا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کے آنے پر اسے دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال گئی تھی۔ شامر محراب شاہ کے منہ بنانے پر مسکراہٹ دبا گیا تھا، یہیں پر عنایہ نے اس کے ہاتھ سے پیسٹری پکڑی تھی اور شامر شاہ کی جانب بڑھاتے اس کے ہونٹوں کے پاس لے گئی تھی۔ شامر شاہ نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ وا کیے تھے اور عنایہ نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں پکڑا پیسٹری کا چھوٹا سا پیس شامر کے منہ میں ڈالا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پر لگی کریم شامر کے چہرے پر بھی لگ گئی تھی۔ بابا، اس کے چہرے پر کریم لگے دیکھ وہ تالیاں مار کر ہنسی تھی کہ شامر نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ عنایہ فوراً سے اچھے بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے شامر کے چہرے پر لگی کریم صاف کرنے لگی تھی کہ بدلے میں زیادہ لگی تھی کہ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میری پرنسس، شامر شاہ کا عنایہ کی معصومانہ حرکتوں پر دل کر رہا تھا کہ اسے سب سے چھپا کر اپنے سینے میں کہیں چھپا لے۔ ہونٹوں سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ شاہ، فریش ہو آؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں، سمرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ شامر بھی ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ مہروش بیٹا، شاہ کے کپڑے نکال آؤ۔ عنایہ کو پکڑے سیڑھیاں چڑھتے شامر کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تھے کہ وہ مسکراہٹ دانتوں تلے دبا گیا تھا تو گویا آج وہ نہیں سوئی تھی۔
3 माह बाद उफ धनक जान किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं इस बेजान चीज पर। ठाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ था और वो गुस्से से सुर पड़ती नाक मुंह तो जाए रूम में दाखिल हुई थी कि मेहराब जो बेड पर बैठा लैपटॉप खोले शामिर शाह के दिए हुए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था दरवाजा की आवाज पर हड़बड़ाते हुए उसकी जानिब देखा था और धनक को इतने गुस्से में देखता वो लब दबाते उसके गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते बोला था कि धनक ने मेहराब को खा जाने वाली नजरों से देखा था। मोरे को तुमने हमारी शिकायत लगाई है। आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए चेहरे पर खूंखार तासुरात सजाए वह गुस्से से बोली तो मेहराब शाह को पल लगा था सारी सूरत हाल समझने का कि वो उसकी बात सुनता एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। मेरी बात सुने धनक जान। जल्दी से उसके करीब होते उसने धनक को हमारी सफाई देनी चाहिए थी जब धनक ने बीच में ही उसकी बात काटी थी। तुमने हमारी शिकायत लगाई है ना मोरे को कि रात को हम तुमसे आइसक्रीम मंगवा कर खाते हैं। उंगली उठाई अपनी आंखों में गुस्से की लाली लिए मेहराब शाह को गुस्से से घूरते हुए पूछा था। आज सवेरे चची जान ने खुद देखा था जब मैं कल आपके लिए लेकर आ रहा था। कुछ कहा है चची जान ने? अपने दोनों हाथ उठाए उसने एक ही सांस में कहा था कि धनक की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। मोरे ने हमें इतना डांटा है कहती है अब मैंने सुन लिया ना तुम इतनी आइसक्रीम खाती हो तो बिना किसी का लिहाज किए एक रख कर लगानी है। माँ बनने वाली हो और अभी भी तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये चीज खानी है और ये चीज नहीं खानी। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो मेहराब शाह को देखे सूं सूं करती उसे सारी बात बता रही थी जबकि मेहराब शाह जो उसकी आंखों में आंसू देखकर बौखला गया था। धनक की बातों पर उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल करते अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। हमारा इसमें क्या कसूर है? वो सब तो ये हमें कहते हैं हमें खाने के लिए दो। देखना अब हमने मोरे को नहीं बुलाना। उसने हमें गुस्से से डांटा था और फरहाल हमें डांट पढ़ते देख हंस भी रही थी। हम मोरे से नाराज हो गए हैं। बस आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बहे थे। वो रोते हुए अपनी मोरे की शिकायत लगाती मेहराब शाह को कहकर लगाने पर मजबूर कर गई थी जिसे उसने लब दबाए नहायत मुश्किल से रोका था जबकि उसकी आंख से निकलते आंसू भी उसे एक आंख नहीं भाए थे। अभी एक हफ्ता पहले ही उन्हें धनक की प्रेगनेंसी का पता चला था और तब तक मेहराब शाह के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। धनक को उसने अपने हाथ का छाला बना लिया था। उसकी अभी बात मुंह में ही होती थी जैसे मेहराब शाह पूरी कर देता था जबकि आजकल उसके अजीबोगरीब मूड स्विंग थे कि वो छोटी-छोटी बातों पर रोना शुरू हो जाती थी, छोटी-छोटी बातों पर नहायत गुस्सा कर जाती थी। वहीं पर उसे इस कंडीशन में आइसक्रीम की क्रेविंग होती थी जिस पर मेहराब शाह हर रोज उसके लिए हर फ्लेवर की हर फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आता था। कल ही वो उसके लिए आइसक्रीम ला रहा था जिसे रास्ते में उसे निमरा बेगम ने पकड़ लिया था। लेकिन कल तो वो मेहराब के सामने धनक को कुछ ना बोली लेकिन आज उसने धनक की अच्छी खासी क्लास ले डाली थी और बुरे तरीके से डांटते हुए उसे रोज आइसक्रीम खाने से मना किया था जिस पर उसे मेहराब शाह पर इंतहाई गुस्सा था कि तनफन करती वो रूम में दाखिल हुई थी। वहीं पर मेहराब शाह के बताने पर वो मोरे की शिकायत लगाती खुद रोने लग गई थी जो आजकल उसका पसंदीदा काम था। धनक मेरी जान में चची को मना करूंगा कि खबरदार जो उन्होंने मेरी बीवी को डांटा तो अब रोना बंद करें। जानती है ना आपके आंसू मेहराब शाह किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके आंसू कमजोरी है मेरी। उसके करीब होते उसने आहिस्ता से धनक की आंखों से आंसू साफ करते उसे नरमी से अपने पास गले लगाया कि धनक सूसू करती उसके गले लगी थी। उन्हें ये भी कहना है कि हम आइसक्रीम खा सकते हैं क्योंकि ये आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकता और ये भी कहना है कि आइंदा हमें नहीं डांटे। फरहाल के सामने तो बिल्कुल नहीं। वो हमारा मजाक बनाती है और ये भी कि हम उनसे नाराज हैं और बस बस मेरा बच्चा बस मैं कह दूंगा जो और ये जो मेरी प्रिंसेस अभी से आपको डांट पड़वाने लग गई है ना इसे आ लेने दे। मैं अच्छे से क्लास लूंगा। मेरी बीवी को कितना रुलाती है। वो जो बिना रोके बोले जा रहा था मेहराब शाह ने मुस्कुराहट जब्त करते कमर सहलाते उसे शांत किया था। साथ अपनी बेटी को भी डपटा था कि धनक को अब एहसास हुआ था। वहीं पर मेहराब की बात पर चेहरे का रंग भी सुर्ख पड़ा था कि उसने अपना चेहरा मेहराब के सीने में छुपाया था। तुम्हें कैसे पता कि बेटी होगी? तेजी से धड़कते दिल के साथ वह सुर्ख पड़ती बोली थी कि मेहराब शाह उसकी बात सुनता मुस्कुरा गया। बस मैं चाहता हूँ एक और धनक आए हमारी जिंदगी में जो मेरे हाथों में बड़ी हो जिसका बचपन मेरी आंखों के सामने गुजरे जो अनायक की तरह अपने बाबा को बेतहाशा प्यार करे। धनक जो उसके सीने में चेहरा छुपाए उसकी बातें सुन रही थी आखिर में झटके से सर उठाकर उसे देखा। हमारा प्यार कम है जो तुम किसी और का भी चाहते हो? आंखें दिखाए वो गुस्से से बोली थी कि मेहराब शाह अपनी जगह पर थम कर रह गया था। आंखों की पतलियां साकित हुई थी दिल धड़कना भूला था। वो किसी और नहीं हमारी बेटी होगी मेरी जान। मेहराब ने शिद्दत से उसके माथे पर लब रखे थे कि धनक उसकी बात और अंदाज पर सुर्ख पड़ती चेहरा फिर से उसके सीने में छुपा गई थी। आधी रात का वक्त था जब उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी कि उसके हिसार में बेचैन हुई थी और एक झटके से उसका हिसार तोड़ते हुए अपनी जगह से उठकर बैठी थी। माथे पर शबनम के कतरे चमकने लगे थे। आंखों में नमी ने जगह बनाई थी। शामिर जो उसे अपनी पनाहों में कैद किए
गहरी नींद से हो रहा था। महरोश कसमसाने पर उसका हिसार तोड़ने पर उसकी आंख खुली थी, लेकिन सामने ही महरोश की गैर होती हालत को देखते शामिर का रंग उड़ा था। क्या हुआ रोशी जान, तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास चलें। वो अपनी जगह से जल्दी से उठते उसके माथे पर हाथ रख के ठंडे पड़ते माथे को महसूस करते परेशानी से बोला था, पानी। महरोश गहरी सांस भरते टूटे लफ्जों में बोली थी, जिसे सुनते शामिर ने जल्दी से अपनी जगह से उठा था। नंगे पांव चलते हुए उसकी साइड से जग से गिलास में पानी उंडेलते उसके लबों से लगा गया था। ये महरोश ने भी अपने कांपते हाथों से गिलास को पकड़ते सारा पानी एक सांस में मुकम्मल करते गिलास उसे पकड़ाया था। शामिर ने गिलास वापस रखते उसके पास बैठते महरोश को अपने हिसार में लेते उसकी कमर सहलाई थी। अब बेहतर है मेरी जान, जब डॉक्टर पास चलें। वो परेशानी से इस्तफसार कर रहा था कि महरोश ने नफी में सर हिलाते सर उसके कंधे पर टिकाया था। मुझे डर लग रहा है मीर, उसकी शर्ट को पीछे से मजबूती से जकड़े वो भीगी आवाज के साथ बोली थी। डर किस बात का रोशी जान, मैं हूं ना आपके पास। हनूद उसकी कमर से हिलाते हुए नरमी से बोला था। अगर मुझे कुछ हो गया तो। आंखों में आंसू लिए वो पता नहीं किस एहसास के तहत बोली थी कि शामिर ने सख्ती से लब भींचते उसकी बात को बर्दाश्त किया था और उसे अपने हिसार में मजबूती से कैद किया था कि महरोश को लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और आइंदा मैं ऐसी मायूसी वाली कोई बात भी ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। जबड़े को सख्ती से भींचते आवाज में उसे खुद में पहले से भी ज्यादा शिद्दत से भींचते बोला था, जबकि उसकी बात से शामिर को अपनी धड़कनें सुस्त पड़ती हुई महसूस हुई थी। मीर छोड़े, मारने का इरादा है क्या? मेरा सांस बंद हो जाएगा। उसकी इतनी मजबूत गिरफ्त पर वो दबी दबी आवाज में बोली थी। और जो आपकी बात है, मेरी सांसें बंद हुई हैं वो। नरमी से उसे छोड़ते उसका चेहरा अपने सामने करते वो खफगी से बोला था। दिल की धड़कनें अभी भी मामूल पर नहीं आई थी। महरोश उसकी बात पर मुस्कुराई थी और फिर आहिस्ता से उसके दोनों गालों पर लब रखते उसकी आंखों पर हाथ रखते हल्का सा उसके लबों पर भी लब रखती तेजी से उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई थी। जबकि शमीर शाह तो कहीं उसके लम्स में ही खो गया था। दिल जो सुस्त पड़ गया था यकदम से तेजी से धड़कने लगा था। चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा था, लब मुस्कुराहट में ढले थे। और फिर वो दोनों बाजू नरमी से उसके गिर्द बांधता उसे अपने नरम हिसार में लेता उसके बालों पर लब रख गया था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, बस आपने कमजोर नहीं पड़ना। नरमी से उसके कान में सरगोशियां डेलता वो बोला था, जबकि महरोश सुर्ख पड़ती अपनी हरकत पर धक धक करते दिल के साथ हाँ में सर हिला गई थी। समीर मुस्कुराया और आंखें बंद करता उसे अपने हिसार में ले गया। मुझे आनी कब बना रही हो तुम फिर? उसकी जानिब देखते वो मायने खेदी के साथ बोली थी कि वरिशा उसकी बात सुनते कान की लू तक सुर्ख पड़ी थी। चेहरा भाप छोड़ने के दर पर हुआ था। दिल की धड़कनें बेसाख्ता पड़ी थी। जबकि इसकी बात पर वहां मौजूद इन तीनों लड़कियों के कहके गूंजे थे कि वरीशा ने इन सबको खफकी से घूरा था। आज वो अरहम के साथ इन सब से मिलने आई थी और अरहम बाहरी दाजी लोगों के पास बैठा हुआ था, जबकि वो सब इस वक्त धनक के पुराने कमरे में डेरा जमाए बैठी थी। जबकि फरहाल अपनी बेबाक बातों से वहां मौजूद सबको ही छटपटाने पर मजबूर कर रही थी। और अब बारी वरीशा अरहम लगारी की थी, जो उसकी बात सुनती शर्म और हया के रंगों से नहला गई थी। देखो, धनक भी मुझे चाची बना रही है और माशाल्लाह से महरोश तो दूसरी दफ़ा बना रही है, लेकिन अब बस आई बना दे कोई मुझे तो तुम दोनों में से जल्दी। उसकी बात पर अब इस बार वो सब ही सुर्ख पड़ी थी। धनक ने तो बाकायदा सुर्ख पड़ते उसे खूनखोर नजरों से घूरा भी था। वहीं पर दुलाज बेचारी के चेहरे पर पूरे बदन का खून सिमट आया था। गाल खून झलकाने की हद तक सुर्ख पड़े थे कि फराल को बेसाख्ता अपनी बहन पर प्यार आया था कि मुस्कुराहट जब्त करते उसने दुलाज को देखा था। मैंने कहा था इन्हें, लेकिन वो कहते हैं अभी हमारा बेबी नहीं आएगा, 2-3 साल बाद आएगा। शर्म और हया से सुर पड़ते लड़खड़ाते लहजे में मुंह बसूरे नाक चढ़ाए उसने राफे का कहा हुआ उन सब के सामने पेश किया कि सबकी आंखें हैरत से खुली थी। उन्होंने दुलाज की मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था जब सबके सामने अपनी और अपने शोहर की बात का रात फाश कर रही थी। दुलाज मेरी जान, तुम दोनों मियाँ बीवी की जो भी बात हो वैसे सबको नहीं बताते, ये अच्छी बात नहीं होती, समझ रही है ना आप? महरोश ने मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे प्यार से समझाया था और दुलाज ने भी फौरन से ऐसे हाँ में सर हिलाया था। मैं जानती हूँ महरोश दीदा, लेकिन मुझे अपने बेबी के साथ खेलना था, अपना बेबी चाहिए था, लेकिन वो कहते अभी नहीं आएगा। मासूमियत से मुंह फुलाए उसने राफे की शिकायत लगाई थी कि उसकी बात पर सबके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। वहीं पर फराल ने उसे अपने गले लगाया था। कोई बात नहीं दुलाज जान, तुम हमारे बेबी के साथ खेल लेना। महरोश ने उसे बहलाते हुए कहा था कि दुलाज के चेहरे पर पल में खुशी दर आई थी। क्या सच में दीदा मैं आपके बेबी के साथ खेल सकूंगी? उसने एक्साइटेड होते पूछा था कि महरोश ने मुस्कुराते हुए फौरन से हाँ में सर हिलाया। तुम जरा इधर आओ ना, खुद तो बहुत शौक है तुम्हें आनी बनने का, लेकिन हमारा कुछ सोचा है कि हमें भी पुप्पो बनने का कितना शौक है? कब बना रही हो हमें? क्योंकि हमें अब पार्टनर से तो 2-3 साल की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। तुम ही हो जो
जो मेरी अब फूफो बनने की ख्वाहिश को पूरी कर सकती हो। दरिया ने फराल को अपनी जानिब मतवज्जह करवाते से घूरते हुए मायने खेज अंदाज में कहा था कि दुलाज ने आंखों को बड़ी किए धनक को घूरा था। वहीं पर उसकी बात सुनते फराल के चेहरे का रंग बदला था। गाल हल्के से सुर्ख पड़े थे, लेकिन वो फराल थी जो कम कम धनक के सामने तो अपने तासुरात ऐसे शो नहीं करवा सकती थी, इसलिए फौरन से अपने तासुरात छुपाते वो नॉर्मल हुई थी और चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट सजाई थी। मेरी तो पूरी कोशिश है तुम्हें जल्द से जल्द फूफो बनाने की, और फिर तुम फिक्र भी मत करो मेरी जान, मैं जल्दी तुम्हें फूफो के अहदे पर फायद करूंगी। आंख विंग करते उसने बेबाकी की सारी हदें पार कर दी थी कि उसकी बात पर वो खुद ही बुखला कर रह गई थी। वहीं पर फराल के लबों पर शरारती मुस्कुराहट चमक रही थी। अच्छा आप लोग ये सब छोड़ें वरीशा दीदा, आज आप यहीं पर रुक जाएं। आज हम इतने दिनों बाद ऐसे इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम यहीं पर रात गुजारते हैं, पार्टी करते हैं और अच्छा सा कोई ड्रामा देखेंगे। दुलाज फातिमा ने सबको अपनी जानिब मतवज्जह करते आंखें टपटपाते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते सबकी आंखों में चमक बढ़ाई थी कि सभी उसकी बात पर मुत्तफिक नजर आ रही थी। वहीं पर फरहान ने उसके आखिरी अल्फाज पर उसे घूरा भी था। आइडिया ठीक है, लेकिन कोई शय ड्रामा नहीं देखना, अच्छी सी कोई एक्शन मूवी देखेंगे। फरहान ने अपनी राय पेश की थी। वो जो दोनों क्राइम पार्टनर थी, अब दूसरी ने फरहान को घूरा तो धनक को अपनी जानब घूरते पाकर फरहान ने आईब्रो झुकाई थी। वैसे तो एक्शन मूवी देखने का शौक है, तो फिर रोमांस का कीड़ा कहाँ से पैदा हुआ है तुम में। उसकी बात पर फरहान का कहका बेसाख्ता था। लब दबाए उसने साथ बैठी वरीशा की जानिब देखा था और उसे अपनी जानब देखते पाकर वरीशा को अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। बचपन से ये लड़की मेरे साथ रही है और ये सारा रोमांस भी उसी ने मुझे सिखाया था। मुस्कुराहट जब्त किए लब दबाए वो वरीशा की जानिब देखते हुए बोली थी और वरीशा ने बेसाख्ता अपने दोनों हाथ उठाए और कानों को हाथ लगाया था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो खुद तुम्हें इस तरह की बेबाक लड़की देखकर हैरान हूँ। उसने दुहाई देते कहा था कि उसी के अंदाज पर सबके कहके बेसाख्ता थे। अच्छा चलो छोड़ो, बताए ना, फिर आज यहीं पर रुके हैं हम। दुलाजन ने अपनी जाने फिर तो मतवज्जा करवाया था कि सब ने हाँ में सर हिलाया था। महरोज को बेसाख्ता शामिर याद आया था, जो अब उसे एक मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। गुजा के अब एक रात रहना अब लब दबाए उसने सर झटका था। एक मिनट में अरहम से पूछा हूँ। वरिशा जल्दी से अपनी जगह से उठती बाहर की जाने भागी थी। अरहम, क्या मैं आज रात यहीं पर रुक जाऊं प्लीज़? वो नीचे आई तो लाउंज के सोफे पर वो बैठा शायद उसी के आने का ही इंतजार कर रहा था, तो उसे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था कि वरिशा धड़कते दिल के साथ जल्दी से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी। और उसकी बात सुनते अरहम का चेहरा पल में संजीदा हुआ था, माथे पर शिकने पड़ी थी। हरगिज़ नहीं, जानती है ना, आपके बिना अब एक पल भी गुजारा नहीं और ना ही मैं आपके बिना रह सकता हूँ, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के चलो, हमें लेट हो रही है। उसने सख्त नज़रों से घूरते संजीदगी से साफ अंदाज में मना किया था कि वरीशा का मुंह बन के रह गया था। उसने होंठ बाहर निकाले, मुंह बसूरे अरहम को अब अपने अंदाज से मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आगे भी अरहम लगा रही ही था। तुम अपने शोहर की अच्छी बीवी हो और अच्छी बीवियाँ शोहर के सामने ऐसे जिद नहीं करती। चलो अब चले, हमें लेट हो जाएगी। दादी के साथ साथ अरेश शाह भी वहाँ बैठा इन दोनों मियाँ बीवी को फुसर फुसर करते हुए देख रहा था। जब अरहम उसका हाथ पकड़ता दादी की जानब बढ़ते उनसे मिला था कि वरीशा उनकी हरकत पर मुंह बसूरती रह गई थी और कुछ ही देर बाद उसे लिए हवेली से बाहर निकल गया था। ये वरीशा दीदा ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया है, मिले बिना ही चली गई। वरीशा के ना आने पर वो सब उसे देखने नीचे गई थी, लेकिन आगे से उसे वहां ना देखकर दुलाज मुंह बसूरे बोली थी कि सब उसके अंदाज पर मुस्कुराहट जब्त करती हाँ में सर हिला की थी। दीदा, हम सब लोग देख लेते हैं मूवी, साथ पार्टी। उसके सर पर पता नहीं कौन सी पार्टी और मूवी का भूत सवार था कि वो अब इन सबको देखती हुई बोली थी, जब अचानक उन्हें अपने कब से आवाज़ सुनाई दी, रोशी जान, रूम में आकर मेरे कपड़े निकाले, अनाया ने सारे गंदे कर दिए हैं। अनाया को उठाए वो उसे हुक्म देता रूम की जाने बढ़ गया कि महरोज फौरन से हाँ में सर हिलाते उसके पीछे ही निकली थी कि वो तीनों मुंह खोले उसे देखती रह गई। लो जी, तुम्हारा मियाँ साहब भी तुम्हें ऑर्डर देने इधर ही आ रहा है। अभी वो महरोज को ही देख रही थी जब फरहान ने मेहराब को अपनी जानिब बढ़ते देख कर कहा था कि मुस्कुराहट जब्त करते बोली थी। धनक ने जल्दी से मेहराब की जानिब देखा था। हाँ जाएं धनक जान, आपने आइसक्रीम खाकर वॉक भी करनी है। फिर उसे अपने सार में लिए वो वहां से चलता बना था कि दुलाज का मुंह देखने लायक था, जिसका सारा का सारा प्लान फेल हो गया था। मेरी जान, तुम अब ये रोमांटिक मूवी और पार्टी जीजू के साथ करना, क्योंकि अब मुझे भी नींद आ रही है तो मैं भी चलती हूँ। फरहाल उसे आंख विंक करती अपने रूम की जाने बढ़ गई और दुलाज की शक्ल रूहान सी होकर रह गई थी। उसने होंठ निकाले, सबके बंद दरवाजों को घूरा। चले मोहतरमा, आप यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हैं? राफिज की जाने बढ़ते हुए बोला था और दुलाज पैर पटकती वहां से अपने रूम की जाने बढ़ी थी, जिसे जैसे सारी गलती बेचारे राफे की हो और राफे उसकी हरकत पर हैरान नजरों से उसकी पुश्त को देख रहा था।
आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे वहाँ पर रुकने नहीं दिया। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार रही थी जब अरहम को रूम में दाखिल होते देखकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली थी कि अरहम उसे गुस्से में देखता, मुस्कुराहट जब्त करता, कमरे का दरवाज़ा बंद करता, उसकी जाने बढ़ा था। अगर तुम वहाँ रुक जाती तो मेरे इस दिल का क्या होता जो अब तुम्हारे बिना धड़कता नहीं है, जिसका तुम्हें देख के बिना गुजारा नहीं होता। चलता वो उसके करीब आते, उसका बाजू पकड़ते, उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला था और एक हाथ उसकी कमर पर बांधते जबकि दूसरा हाथ उसे के बालों को कान के पीछे करते गंभीरता आवाज में बोला था कि वरिशा ने मुंह फुलाते नाराजगी का इजहार किया था। मैंने कौन सा वहां पर महीना रुकना था, एक दिन की ही तो बात थी। हम सब एक साथ पार्टी करने वाले थे, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। उसे अरहम पर शदीद गुस्सा था जिसने उसे एक दिन भी वहां रुकने नहीं दिया था। उसे रह रहकर अपनी आंखों के सामने इन सब का पार्टी करता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, जहां पर वो अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक के बैग लिए टी पैक लिए, मुंह में पिज़्ज़े की स्लाइस डाले, सामने चलते हुए एलईडी की जानिब देखे देखते कहके लगा रही थी। और वरिशा यहाँ आराम की बाहों में कैद थी। अगर उसे पता चल जाता कि वो सब भी अपने अपने शोरों तक ही महदूद है तो शायद उसे अरहम पर इतना गुस्सा ना आता। जबकि अरहम मुस्कुराहट जब्त किए उसके फूले हुए चेहरे की जानिब देख रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि जब तुम मेरे पास आओगी मैं तुम्हें सिर्फ अपने तक ही महदूद कर लूँगा, और वैसे भी मैं अब तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। कुछ जाके एक रात गुजारा इम्पॉसिबल। अब तुम भी उन्हें जहन से निकाल कर मुझ पर ध्यान दो, हमारी आने वाली कल पर ध्यान दो, जहाँ हमारी प्यारी सी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे जो मुझे बाबा कहकर पुकारेंगे और तुम्हें मामा। अचानक से कहते कहते वो लाइन से नीचे उतरते भारी बोझिल अंदाज में बोलते वरिशा को पल में सटपटाने पर मजबूर कर गया था कि उसकी बात सुनती वरिशा की पलकें लरदी थी। उसने शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अरहम के हिसार से निकलना चाहा था जो कि नामुमकिन था। तो फिर कब मुझे बाबा और तुम्हें मामा कहने वाला ला रही हो? गर्दन की जानिब झुकते उसके खुले बालों में अरहम सांस इनहेल करते वरिशा के आसान खता किए थे कि वरिशा का दिल कानों में धड़का था। पहले फराल और अब अरहम की ऐसी डिमांड पर उसकी धड़कनें बढ़ी थी और अरहम ने सच में उसे सब सोचों से निकालते खुद में उलझा लिया था। उसे कहो कहाँ गवारा था उसके दिमाग पर किसी और चीज का सवार होना। छोड़े मुझे। अपनी गर्दन पर हल्के से उसके होंठ महसूस करते वो कपकपाए लहजे में बोली थी, बेगम जी अब छोड़ने की बात छोड़ दो और हमारे बच्चे के सपने पूरे करने की बात करो। वो एक झटके में उसे उठाए बेड की जाने बढ़ गया था कि वरिशा ने जल्दी से उसकी गर्दन के गिर्द बाहें डाली थी। क्या बात है मोहतरमा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरदर्द हो गई है जो ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हुई हो? वो उसके पीछे ही रूम में दाखिल हुआ था और सामने ही दुलाज का मुंह बनाए बेड पर बैठे देख कर वो उसकी जानिब बढ़ते हुए संजीदगी से बोला था, कुछ नहीं। उसे अपने सामने बैठे देख वो दूसरी जानिब मुंह करते हुए बोली थी। राफे की आंखों में पहले से ज्यादा हैरानगी उभरी थी। मोहतरमा इधर मेरी तरफ देखें, बताएं क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है या मुझसे कोई गलती हो गई है? राफे के पहले से भी ज्यादा संजीदा आवाज उभरी थी और उसने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते हुए अपने सामने करते उसके हेजल ग्रीन आंखों में अपनी सुरमई आंखें डालते हुए पूछा था कि दुलाज फातिमा उसकी आंखों में ही देखते हुए नफी में सर हिला गई थी। तो फिर क्या बात है, मुंह क्यों फुलाया हुआ है मेरी जान ने? उसने उसके कहने पर दुलाज ने अपने होंठ मरोड़े थे और मुंह बसूरा था। हम सब पार्टी करने वाले थे धनक दीदा के पुराने रूम में और वहीं पर रात भी गुजारने वाले थे, लेकिन वो सब अपने अपने शोरों के साथ मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दुलाज ने नाक चढ़ाते मुंह बनाए कहते राफे को आंखें फैलाने पर मजबूर कर दिया था कि वो उसकी प्लानिंग सुनता आंखें फाड़े उसे देखने लगा था। और दुलाज भी अगर गौर करती तो उस वक्त अपने शोहर के साथ उसके रूम में ही मौजूद थी और तुम्हें लगता था मैं तुम्हें वहां रात गुजारने देता? आईब्रोज खाते उसने संजीदगी से पूछा था कि दुलाज ने आंखें उठाए से घूरा था, क्या मतलब है आपका इस बात से? क्यों ना मैं वहाँ रात गुजारती? उसे घूरते हुए वो बोली थी, क्योंकि वहाँ राफे बलाशा मौजूद ना होता और जहाँ मैं मौजूद ना हूँ वहाँ तुम रात नहीं गुजार सकती। और ऐसी कोई प्लान बनाया भी मत करो जो पूरी हो। बाकी कौन सी पार्टी और मूवी देखनी है हम दोनों अभी देख लेते हैं, राफे ने संजीदगी से कहते आखिर में से ऑफर की दे कि दुल्हा जो उसकी बात सुनकर माथे पर बल डाले सुन रही थी और उसकी ऑफर पर चहक उठी थी। क्या सच में हम मूवी देख सकते हैं? उसने चहकते हुए पूछा था कि राफे ने मुस्कुराते हुए उसकी मासूमियत पर फौरन से हाँ में सर हिलाया था। ठीक है तो फिर हम कोई सीरीज देखेंगे प्लीज, उसने उसकी आंखों में देखते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा था कि राफे जो उसकी सीरीज का सुनते गुस्से से उसे घूरने लगा था। उसकी इल्तिजाई आवाज सुनता वो सर्द सांस खींचते रह गया था और अपनी जगह से वो किचन के जाने बढ़ा था। और थोड़ी ही देर बाद जब वो रूम में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में स्नैक्स के साथ कोल्ड ड्रिंक मौजूद थी। वो सब लाते उसने बेड पर रखा और अपने लैपटॉप को भी उठाए वो दुलाज के साथ ही बेड पर बुराजमान होते लैपटॉप को ऑन कर गया था, जबकि दुलाज के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। वो एक्साइटेड होते राफे के साथ जुड़कर बैठते अपने हाथ में स्नैक्स का पैक खोले बैठ गई थी।
اور दुलाज के कहने पर ही कोई के सीरीज लगा के लैपटॉप को सेट करके रखते उसे अपने बाजू के हिसार में लिए वो बेड ग्राउंड से टेक लगा गया था, जबकि दुलाज अब उसके कंधे पर सर रखे हाथ में स्नैक्स का पैक पकड़े खाती साथ वो हाथ बढ़ाकर राफे के मुंह में डालती निगाहें सामने चलते हुए लैपटॉप पर मरकूज किए मज़े से ये मूवमेंट एंजॉय कर रही थी। कुछ पल ही गुजरा था जब वहाँ हल्का सा रोमांटिक सीन आया था तो दुलाज का दिल घबराया था। उसने फौरन से अपना हाथ ले जाते राफे की आंखों पर रखते अपनी आंखें बंद कर गई थी कि राफे के अनाबी लबों पर उसकी हरकत पर खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मोहतरमा, यार देखने तो दो, सुकून से हाथ हटाओ अपना। उसने कहते दुलाज का हाथ हटाना चाहा कि दुलाज ने हल्की सी एक आंख खोलते पहले लैपटॉप की जानिब देखा। जब वो सीन खत्म हो गया था तो फौरन से सुर्ख पड़ते उसने अपना हाथ राफे की आंखों से पीछे किया था। अभी हाथ पीछे किया ही था जब दोबारा से वही सीन कंटिन्यू हुआ था कि दुलाज अभी फिर से उसकी आंखों पर हाथ रखती जब राफे ने झटके से उसका हाथ रखते उसे बेड पर गिराते उसके ऊपर झुका था। स्नैक्स बिखर कर बेड पर गिरे थे, लैपटॉप बेड की दूसरी जानब गिरा था, जबकि दुलाज आंखें फाड़े अपने ऊपर झुके राफे को देख रही थी। ऐसी हरकतें ना किया करे मोहतरमा कि मुझे अपना ज़ब्त खोकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाना पड़े। जो कहीं भी कभी भी मुझे बहका देता है वो उस पर झुकता ही उसकी ये पार्टी और मूवी का प्लान भी कैंसिल कर गया था। मेहराब, हम मोटे हो रहे हैं क्या? 3 माह मजीद पर निकाल कर गुजर गए थे। वो अपना भरा भरा सा रापा देखती, होंठ बाहर निकाले, आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली थी, प्रेगनेंसी के इन 5 माह में वो सिर्फ यही तो करती आई थी, छोटी छोटी बातों पर रोना। लेकिन मेहराब शाह उसे अच्छे से हैंडल करता आया था और अब भी वो उसकी बात सुनते और लहजे में छाई नमी महसूस करते बेड से उठा था और उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। मिरर में अपने और उसके नजर आते अक्स को देखने लगा था। धनक जान, आप मुझे हर अंदाज में दिलो जान से कबूल हैं और आपका ये सरापा भी मेहराब शाह के दिल में अलग मुकाम रखता है, तो आप फिक्र नहीं करें। चाहे आप इससे भी डबल हो जाएं तब भी मेहराब शाह के लिए आप वैसी की वैसी ही हैं। अपने दोनों हाथ आहिस्ता से उसके पेट पर बांधता हुआ उसके कंधे पर थोड़ी टिकाई निगाहें सामने मिरर पर ही मरकूज किए हुए बोला था कि उसके अल्फाज पर धनक की धड़कनें बढ़ी थी। महरोज की प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट होने वाला था, जबकि धनक के अभी 3 मंथ रहते थे, लेकिन वो महरोश जैसी ही हथेली हेल्दी हो गई थी। जैसे देखते वो अपने आप को मोटा महसूस करती थी। ऊपर से उसका मूड ऐसा बिगड़ता था कि वो छोटी छोटी बातों पर रोना स्टार्ट कर देती थी और मेहराब शाह ही था जो उसे हैंडल करता था। लेकिन हम ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, हमें मोटा नहीं होना। देखो हमारा टमी कितना बड़ा हो गया और हम खुद भी कितने मोटे हो गए हैं। इस दौरान उसका अंदाज बच्चों जैसा सा हो गया था कि मेहराब शाह को उस पर पहले से ज़्यादा टूट कर प्यार आया था और अब भी उसकी बात पर मेहराब शाह के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चाहिए थी। मेरा बच्चा, आपका टमी इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमारी प्यारी सी बेटी है और आप थोड़ी सी हेल्दी हुई हैं, जो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। लेकिन जब हमारी बेबी आ जाएगी फिर आप पहले जैसी ठीक हो जाएंगी। ओके ना मेरी जान? चलो बताओ, अब कुछ खाने को दिल कर रहा है या सो जाएं हम? आहिस्ता से उसे अपने सामने करते उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते उसे समझाने के साथ उसका अगला प्लान भी सुनना चाहा था कि धनक सोच में पड़ी थी। अभी तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन रात को मैं कुछ नहीं कह सकती, हमारी बेटी को कभी भी भूख लग सकती है। लबों पर मुस्कुराहट सजात ने शरारती अंदाज में कहा था। ये मेहराब उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया था। अपनी बेटी की भूख के लिए तो हम रात को भी उठ सकते हैं धनक जान, आप फिक्र नहीं करें और आ जाएं, अभी सोते हैं। उसे अपने हिसार में लिए वो बेड की जाने बढ़ा था कि धनक भी मुस्कुराती हुई सर उसके कंधे पर टिकाए उसके साथ चल पड़ी। थैंक यू मिसेस शाह, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए। उसे अपने हिसार में कैद किए जोर से गले लगाते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। अंदाज में वाज़ेह शिद्दत थी। आज सुबह से ही फरहाल की तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से वो अब अरेश के साथ अपना चेकअप करवाने आई थी। लेकिन सामने जो उन्हें न्यूज़ मिली थी वो दोनों के चेहरों पर ही मुस्कुराहट बिखेर गई थी। जबकि अरेशा के जबकि वरीशा के सामने ये न्यूज़ सुनते उसके चेहरे पर रंग रंग बिखरे थे, दिल की धड़कनें बढ़ी थी। उसे कब से ये न्यूज़ का शिद्दत से इंतज़ार था और आज जब मिली तो फरहाल की आंखें हल्की नम हुई थी। अब वो दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे जब अरेशा खुशी से निसार होते उसे अपने गले लगाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया था कि लरसती पलकों के साथ मुस्कुराते हुए फरहाल उसके सीने पर अपना सर रख गई थी। हमने बचपन में ही अपने बाप को खो दिया था और भाई भी नहीं था, बिना किसी मर्द के हमने अकेली ज़िंदगी गुजारी है। अब मुझे बेबी बॉय चाहिए मिस्टर शाह, ताकि मैं उसमें अपनी ये सारी महरूमियत की झलक देख सकूं। उसके सीने पर सर रख के वो भीगी आवाज़ के साथ बोली थी कि उसके अंदाज में उदासी महसूस करता रेश ने शिद्दत से खुद में भीगते माथे पर लब रखे थे।
जो अल्लाह ने दिया हमें दिल जान से कबूल करना चाहिए। मिसेस शाह, ये तो अल्लाह की देन होती है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेटी हुई तो घर की रहमत बनेगी और बेटा हुआ तो नेमत। उसने कहते फरहाल का चेहरा सामने करते उसकी दोनों आंखों पर लब रखे थे कि फरहाल उसके जवाब पर मुस्कुरा दी। ऐसे ही 3 माह और गुजर गए थे और शामिर शाह ने उसका बेइंतहा ख्याल रखा था, उसके के हर तरह के मूड स्विंग को अच्छी तरह से हैंडल किया था। अगर महरोश ने कहा था कि उसे आधी रात को बाहर जाना है तो शामिर शाह उसके लिए आधी रात को नींद से उठकर बाहर लेकर जाता था। अगर उसने कहा था कि रात देर तक बातें करनी है तो शामिर शाह उसे अपने हिसार में लिए कई घंटे जाग कर उसके साथ बातें करता रहता था कि महरोश इस दौरान खुद सो जाती थी और शामिर शाह उसकी हरकत पर मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेता था। लेकिन इस दौरान महरोश के खाने पीने पर शामिर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। उसके खाने पीने का खास ख्याल रखता था कि महरोश अब खुद को इतना मोटा देखती शामिर शाह को घूरते मुंह बसूरे उससे बोलने लग जाती थी कि बकौल महरोश के शामिर ने उसे खिला खिलाकर मोटा कर दिया। और शामिर शाह उसका भरा भरा खूबसूरत सरापा गहरी नजरों से देखता महरोश को सटपटाने पर मजबूर कर देता था, जबकि उसी की ऐसी दुहाइयाँ एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था और महरोश अपनी बातों की इग्नोरेंस पर जल भुन कर रह जाती थी। महरोश के मूड स्विंग का घर में सबको ही पता था, जिसकी वजह से समरीन बेगम ने कहा था कि जब तक बेबी नहीं आ जाता अनाया उनके पास रहेगी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। शामिर शाह भी महरोश को सही से हैंडल कर सके, जिस पर शामिर ने पहले तो साफ अल्फाज में मना कर दिया था कि वो अपनी बेटी और बीवी को संभाल सकता है। लेकिन जब समरीन बेगम ने गुस्से से उसे कहा, शाह ये हमारी भी कुछ लगती है, इन पर हमारा भी कोई हक है, ये हर वक्त तुम मेरी बेटी और मेरी बीवी करते रहते हो। बस मैंने कह दिया कि अनाया आज से मेरे साथ रात को सोया करेंगी और तुम अब कोई बहस नहीं करोगे मुझसे। समरीन बेगम ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था कि शामिर लब भेजता रह गया था। वहीं पर महरोज सर झुकाए मुस्कुराहट जब्त कर गई तो तब से अनाया रात को अपनी दादी के पास ही सोती थी, और वो भी ऐसे कि पहले शामिर खुद अनाया को सिलाता और फिर खुद ही समरीन बेगम के रूम में छोड़कर आता था। समरीन बेगम अपने बेटे की इस केयर पर मुस्कुराहट जब्त करके रह जाती थी। आज फजर की अजान का वक्त था जब अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई थी कि वो नींद में ही करा उठी थी। सांस तेज हुई थी कि शामिर शाह, जो थोड़ी देर पहले ही महरोज से बातें करता करता सोया था, उसके कसमसाने पर वो जल्दी से अपनी जगह से उठा था। मीर, मुझे बहुत पेन हो रही है। बिगड़ती सांसों के साथ दरमियान में वो शामिर का हाथ अपने कपकपाते हाथ में लेती गहरे सांस लेते बोली थी। आंखों से आंसू निकलते हुए कनपट्टियों में जज्ब हुए थे कि वो इधर उधर सर मारते हुए शामिर शाह की जान मुट्ठी में ले आई थी। ऋषि जान, कुछ नहीं होता, हम अभी चलते हैं हॉस्पिटल, कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना आपके साथ। उसकी बिगड़ती सांसों, आंखों से निकलते आंसू और माथे पर आए पसीने के कतरों को देखता शामिर शाह के हाथ पांव फूले थे कि वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरता दरवाजे की सिमत भागा था। शाह वो भागते हुए नंगे पांव सीढ़ियां उतरता नीचे आया था। माथे पर बिखर बाल बिखर गए थे, आंखें कुछ नींद न पूरी होने पर और कुछ महरोज की तबीयत पर सुर्ख अंगारा हो गई थी। जब सामने लॉन्च में दाखिल होते हरीश शाह उसे देखता परेशानी से बोल उठा था, जो अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर साथ बाप बनने की खुशखबरी की वजह से शुक्राने के नवाफिल पढ़कर आ रहा था। रेशा, जल्दी से गाड़ी निकालो। सुरखंगारा होती आंखों के साथ वो संजीदगी से बोला था, बाहर की जाने भागा था। जब रेशा भी इसके पीछे ही बाहर भागते जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था, जबकि शामिर महरोज के लिए पिछली सीट पर जा बैठा था। मीर, अगर मैं हमें कुछ हो गया, आप हमारे दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे ना? टूटे फूटे लफ्जों में वो तकलीफ की शिद्दत से रोते हुए बोली थी कि शामिर की आंखें सुर्ख अंगारा हुई थी। लबों को सख्ती से भींचते उसने महरोज के माथे पर लब रखे थे, उसकी आंखों से आंसू साफ किए थे। कुछ नहीं होगा आपको, समझिए आप, कुछ नहीं होना चाहिए आपको, मैं हूं ना आपके साथ। इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ ना दे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरेशा, गाड़ी तेज चलाओ। अपनी गोद में मौजूद उसके सर को सहलाते आंखों से निकलते आंसुओं को हाथ की हथेली से साफ करता वो जब्त से बोलते अरेशा की सर्द आवाज में बोला था कि हरीश ने गाड़ी की स्पीड को आखिरी हद तक बढ़ाया था और अगले 10 मिनट में वो हॉस्पिटल के सामने थे। शामिर जल्दी से महरोज को बाहों में उठाया हॉस्पिटल के अंदर की जानिब भागा था। वो तकरीबन सभी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद आईसीयू के सामने परेशानी की हालत में खड़े हुए थे। शामिर शाह इस तरह भी कैफियत में हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। दिल बैठा जा रहा था। महरोज की यहाँ अचानक से बिगड़ी हालत ने उसके अवसान खता कर दिए थे, जबकि उसकी बातें शामिर के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। जब अचानक से आईसीयू से निकलती नर्स उनकी जानिब बढ़ी थी। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, ब्लड प्रेशर एकदम से 0 पर चला गया है, अर्जेंट से ओ नेगेटिव ब्लड का बंदोबस्त करें। मेरा ओ नेगेटिव है, वो आप जितना चाहे ले लें, नर्स ने अभी कहा ही था जब मेहराब जल्दी से आगे बढ़ा तो संजीदगी से बोला था कि नर्स ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने साथ चलने का इशारा करती वो उसे लिए आगे की जाने बढ़ गई थी, जबकि शामिर शाह का दिल मुट्ठी में धर आया था। चेहरे पर सर्द तासुरात छाए थे, आंखों में सुर्ख डोरे बने थे। अभी 1 घंटा ही गुजरा था, मेहराब थोड़ी देर पहले ही ब्लड देकर वापस आया था। जब आईसीयू से डॉक्टर बाहर आई थी वो सब बेचैनी से उनकी जानिब
बड़े थे मिस्टर शाह, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। हम माँ और बच्चे में से किसी एक माँ को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ। डॉक्टर के अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब शामिर शाह की भारी आवाज़ गूंजी थी। वहीं पर सबके सरों पर डॉक्टरों की बात सुनते हॉस्पिटल की छत गिरी थी। उन्होंने बेयकीनी से डॉक्टर की जानिब देखा था। तब लड़कियों ने मुंह पर हाथ रखते डॉक्टर की बात सुनी थी, जबकि डॉक्टर ने निगाहें उठाए अपने सामने वजीहा जहरंगेज पर्सनैलिटी लिए उस शख्स को देखा था जिसकी आंखें खून झलकाने की हद तक सुर्ख पड़ गई थी कि उन आंखों में देखते डॉक्टर को भी खौफ महसूस हुआ था। वो जल्दी से निगाहें फेरती उसके सामने एक फॉर्म बढ़ा की थी जिसे शामिर शाह ने पकड़ते बिना तासुर लिए खाली नजरों से इस फॉर्म पर अपने हाथों से साइन किए थे कि डॉक्टर फॉर्म पकड़ती दोबारा से आईसीयू की जाने बढ़ गई तो शामिर शाह वहीं बेंच पर ढेर सा हो गया था। आंखों में नमी सी उभरी थी, सब कुछ धुंधला सा हो गया था। अच्छा, कुछ नहीं होता, हम हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारी बहू को हमारे पास अनाया है, हमारी पोती हमारे लिए वही काफ़ी है। लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी बहू और पोता या पोती हमें सही सलामत लौटा देंगे। तुम हिम्मत करो। देखो अनाया भी कब से रो रही है। वो जो सब शल से खड़े थे शमीर शाह को हिम्मत खोते देख दाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो शमीर ने डबडबाई आंखों से उनकी जानिब देखा था और पीछे गर्दन मोड़ते राफे की बाजू में रोती हुई अनाया को देखा था। फिर राफे के बाजू में उसने अनाया को पकड़ते अपने गले से लगाते जा बजा अपने लब उसके चेहरे पर रखे थे। उसकी औलाद थी, उसकी प्रिंसेस। अब उसे अपनी बीवी को बचाना था, अपनी रोशी जान को, अपनी मोहब्बत को, अपनी ज़िंदगी को। अनाया को लगाए अनाया को गले लगाए उसने ये 1 डेढ़ घंटा थमती सांसों के साथ गुजारा था। सभी चेहरों पर परेशानी सजाए वहां खड़े डॉक्टर के निकलने का इंतजार कर रहे थे। अनाया को जब एक दफ़ा फिर से आईसीयू का दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर बाहर निकली थी। मुबारक हो मिस्टर शाह, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि उसके पीछे ही नर्स हाथ में छोटे से कंफर्टर में बेबी को लपेटे उनके जाने पड़ी थी। सबके चेहरे खुशी से मुस्कुरा उठे थे लेकिन दिल में महरोश की सलामती की दुआ भी जारी थी। मेरी बीवी वो कैसी है? चेहरे जबड़े भींगते व धड़कते दिल के साथ सुर्ख अंगारा होती आंखों को हद दर्जा संजीदगी से लिए बोला था, जी वो भी ठीक है, अभी बेहोश हैं, कुछ देर तक इन्हें होश आ जाएगा तो आप लोग मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर के अल्फाज थे या उनके लिए खुशी की नई नवीद। शामिर शाह के मुंह से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। धड़कते दिल के साथ थके से अंदाज में वो पीछे बेंच पर जा बैठा था। आंखों के गोशे से नम से होते महसूस हुए थे कि उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी, जबकि वहां खड़े हर शख्स ने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया था। सबके चेहरे ही खुशी से चमक उठे थे। मुबारक हो लाला जान। मेहराब शाह बेसाख्ता उसके गले लगा था जब अरेश और राफे ने भी उनके दोनों के गिर्द हिसार बांधा था। शामिर शाह के अनाबी लब हल्के से मुस्कुराहट में ढले थे, चेहरे पर खुशी के तासुरात चमक रहे थे। मुबारक हो शाह, देखो हमारा पोता कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पर गया है। समरीन बेगम बेबी को पकड़े नम आंखों के साथ मुस्कुराती हुई बोली थी, जिस पर शामिर शाह ने फौरन से नफे में सर हिला दिया था। उसने एक बार भी अपने बेटे की जानिब देखने की गलती नहीं की थी। उसे सबसे पहले अपनी बीवी को देखना था, अपनी रोशी जान को। अनाया शामिर शाह के साथ ही बैठी संजीदगी से सबको देख रही थी। हाँ जी, तो सबसे पहले लिटिल शामिर शाह मैं उठाऊंगा। मेहराब शाह फौरन से समरीन बेगम की जानिब बढ़ा था कि उसे देखते वो सब भी उसी की जानिब लपके। पहले मैं उठाऊंगी मेहराब अदा, आप दूसरी बारी पर उठाना। दुल्हा जल्दी से मेहराब के आगे आते हुए बोली थी कि मेहराब आगे से उसे कुछ कह भी नहीं पाया था। बाबा, अभी समरीन बेगम उस नन्हे वजूद को दुलाज की बाहों में सौंपती कि शामिर शाह के साथ बैठी अनाया ने गला फाड़ के रोना शुरू हुई थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू धर आए थे, जिसे देखते शामिर शाह की जान हवा हुई थी। एक उसकी बीवी उसकी जान सूली पे लटकाए बैठी थी तो दूसरी उसकी बेटी उसकी जान के दुश्मन बनी हुई थी। शामिर शाह ने एक झटके से उसे उठाया था। क्या हुआ प्रिंसेस, रो क्यों रही हो? समरीन बेगम जो उस नन्हे वजूद को दुलाज फातिमा को पकड़ा रही थी वहीं रुकी थी। शामिर शाह के पूछने पर उसके बाजू में अनाया ने रोते हुए अपनी उंगली उस नन्हे वजूद की तरफ की थी जहां मेहराब शाह खड़ा था और मेहराब शाह को वहां खड़े देखते अनाया ने पहली बार शामिर के बाहों से मेहराब शाह के पास जाने की जिद की थी। मेहराब शाह का मुंह खुला था, वो सकते में पहुंचा था, जबकि शामिर शाह भी कुछ हैरान हुआ था। चाचू दोनों बाजुओं को उसकी जानिब वाह किए। इस बार उसने पुकारा था कि मेहराब शाह जल्दी से होश में आया था और जी जान से मुस्कुराता उसे बाजुओं में उठाते उसके भाई की तरफ बढ़ा था। यह अनाया आगे झुकती अपने भाई को देखती खिल कर आई थी। शामिर शाह के लब भी मुस्कुराहट में डले थे। मैंने उठाना है। 2 साल की अनाया बोलने की कोशिश करते अलग ही जबान इस्तेमाल कर रही थी कि उसकी बात पर सब हैरान नजरों से मुस्कुरा रहे थे। प्रिंसेस आप छोटी हैं, लाला गिर जाएगा आपसे। मेहराब शाह ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी। मैं बड़ी हूँ
छोटे से माथे पर छोटे छोटे बल डाले, आंखों में शामिर शाह की तरह कहीं गुस्सा नहीं, वो मेहराब को देखती बोली थी कि मेहराब शाह ने मुंह खोले अपनी भतीजी को घूरा था, जो अब आगे को झुकने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते मेहराब शाह ने खुद ही उसे नीचे को झुकाया था। कहनाया छोटे से सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाले छोटे छोटे होंठ जो उसने सख्ती से बंद कर रखे थे, आंखों को भी बंद किया हुआ था। अनाया के लब मुस्कुराए थे, उसने झुकते अपने भाई के नन्हे से वजूद की गाल पर लब रखे थे। डोल अब चाचू को एक किस अपनी बाहों में अनाया को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही अनाया से फ्री होने की कोशिश कर रहा था कि अनाया ने गुस्से से नाक सिकुड़ते उसे देखा था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगी थी। मेहराब शाह ने अपनी चलती जबान पे लानत भेजी थी। दादू अपनी एड़ियाँ ऊपर को उठाते वो ऊपर होने की कोशिश करती अपनी दादों को पुकारने लगी थी, जिनके हाथों उसका लाला था। समरीन बेगम उसे लिए नीचे झुकी थी। जब वो चट्टाचट उसके फूले हुए सुर्ख और सफ़ेद गाल चूमने के बाद तालियां बजाए खिलखिलाते हुए अपने बाप को देखने लगी थी। शामिर शाह उसकी मासूमियत देखता गहरा मुस्कुराया था। वो अभी खिलखिला ही रही थी जब वहाँ दादी बैठा हुआ दिखाई दिया था। अनाया मुस्कुराती छोटे छोटे कदम लिए उनकी तरफ बढ़ी थी। वो जो वहाँ कुर्सी पर विराजमान थे, अनाया को अपनी तरफ आते देख मुस्कुरा दिए थे। एक अलग खुशी का एहसास हुआ था। दाजी पैसे, वो अपनी तोतली ज़बान में वो दाजी लफ्ज़ बोलने के बाद पैसे को सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलती सबको हैरान करेगी। दाजी हैरान से हुए थे और मुस्कुराते हुए बिना कोई सवाल किए अपनी जेब से ढेरों नोट निकालते से पकड़ाए थे, जिन्हें वह पकड़ती कुछ नीचे भी गिरा चुकी थी। सब हैरत में डूबे उसकी हरकत देख रहे थे, जो अपने छोटे छोटे हाथों में पैसे पकड़े वापस आई थी। दादो लाला सदका, उसने कई बार अपने दादी को ज़्यादातर खुद का ही सदका देते देखा था। जो बच्चा देखता है वो सीखता है। वो हाथों में पैसे पकड़े चंद अहम अल्फाज ही बोलकर अपनी बात समझाती अपने जानिब झुकने का बोल रही थी। शर्म से डूब मरने का मकाम है नौजवान नस्ल को, बच्ची से कुछ सीख लो। दादी की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी थी और वो अपने तीनों पोतों को घूरते हुए गुस्से से बोले थे कि सब भी चौंकते हुए इन्हें देखने लगे थे। अब क्या नौजवान नस्ल इस नन्ही नस्ल से तमीज़ सीखेगी? उस नन्ही नस्ल ने इन्हें सदका देने का मौका ही नहीं दिया था। एक एक नोट हाथ में पकड़े वो अपने लाला के सर पर रखती और साथ खड़े मेहराब शाह जो हैरत में डूबा उसे देख रहा था उसे पकड़ाती और फिर दूसरा नोट भी वैसे ही उसके सर पर रखकर मेहराब शाह को पकड़ाती। अपने मुताबिक अपने लाला का सदका उतार रही थी। वो मोहब्बत निभा गई थी, वो मोहब्बत करना जानती थी। वो शामिर शाह की बेटी थी, वो नन्हे वजूद की बहन थी। सभी चेहरे पर खुशगवार हैरत सजाए उसे देख रहे थे, जो अब अपने छोटे हाथों से समरीन बेगम से अपने लाला को हाथों में पकड़ने के लिए खींचने लगी थी। शामिर शाह तो सख्ते में डूबा उसकी हरकतें देख रहा था। प्रिंसेस वो गिर जाएगा, अनाया लाला गिर जाएंगे। एक साथ कितनी ही ऐसी आवाज़ें उसे सुनाई दी थी, लेकिन समरीन बेगम के ना पकड़ाने पर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो नीचे बैठती, फिर से गला फाड़े रोने लगी थी। शामिर शाह फौरन से होश की दुनिया में आया और आगे बढ़ता उसे चुप करवाने लगा था, लेकिन बेसूद वो अपने भाई को पकड़ने की जिद कर रही थी। कैसे जिद करते देख समरीन बेगम मुस्कुराते हुए बामुश्किल ही नीचे बैठी थी और अपने दोनों हाथों में ही वो नन्हा वजूद था। मैं उसकी गोद में नन्हा वजूद था मैं उसकी गोद में हल्का सा उसका सर रख गई थी कि अनाया इतने में ही खुश हो गई थी। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट से जाए वो खिलखिलाते हुए फिर से अपने भाई के गाल पर लब रख गई थी कि शामिर शाह ने मुस्कुराते हुए अनाया को अपनी बाहों में उठाया था और समरीन बेगम दुलाज को नदीदों की तरह अपनी तरफ देखते पाकर उसे वो नन्हा वजूद पकड़ा गई थी। माशाल्लाह ये कितना प्यारा है, राफे देखें ये तो बिल्कुल हैंडसम अदा पर गया है, इसकी आयत का कलर भी अदा जैसा ही है। दुलाज ने मुस्कुराते हुए अपने साथ खड़े राफे को कहा था, जो खुद इस लिटिल शामिर को देख रहा था, जो हूबहू शामिर जैसा लग रहा था। इन सबको वहीं पर छोड़ता शामिर शाह नाया मेहराब को पकड़ाए उठा था और उस रूम की जाने बढ़ा जहाँ कुछ देर पहले महरोज को शिफ्ट किया गया था। पीछे इन सब के फिर से बहस चल रही थी कि अब किसे पकड़ना है। वो रूम में दाखिल हुआ तो महरोश एक जानिब चेहरा की आंखें बंद किए अभी भी होशो हवास से बेगाना थी। दाएं हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, जिसे देखते शामिर शाह का दिल धड़का था। आंखों की सुर्खी बढ़ी थी। गहरी सांस भरते कदम उठाता वो उसकी जानिब बढ़ा। आपने आज मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी रोशी जान। आज तक उसके माथे पर अकीदत से लम्ब छोड़े वो उसके पास ही बैठे नरमी से उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला था कि आंख से आंसू बेमोल होता उसके हाथ पर गिरा था। महरोश कसमस आई थी, हाथ की उंगलियों में हरकत पैदा हुई थी कि शामिर शाह सांस रोक के उसे देखने लगा था। जब महरोश ने आहिस्ता से अपनी आंख खोली
और शामिर को अपने सामने बैठा देखा तो एक लम्हे के लिए वो घबरा गई थी। मीर मेरा बेटा। आंखों में नमी उभरी थी। वो धड़कते दिल के साथ बोली थी कि शामिर शाह के लब मुस्कुराए थे। जी रोशी जान, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और बाहर साहब से अपना प्यार बटोर रहा है। आप बताएं, आप कैसी हैं? क्यों मेरी जान सूली पर लटकाई? शामिर के अल्फाजों पर उसके दर्द पड़े चेहरे पर आसूदगी से मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अपने बेटे को देखना। आप लाए ना मेरे बेटे को? उसने अभी कहा ही था जब दरवाज़ा नोक हुआ था और सब एकदम से उसके कमरे में ब्रजमान हुए थे। समरीन बेगम ने आगे होते बेबी उसको पकड़ाते उसके माथे पर लब रखते उसे मुबारकबाद दी थी। महरोश मुस्कुराई थी। महरोश ने मुस्कुराते हुए शामिर शाह को देखा था, जिसकी तवज्जो अनाया की जानिब थी, जो अब चलते हुए उसके पास आ चुकी थी। भाभी जान, अभी लाला जान ने भी नहीं देखा हमारे लिटिल शामिर शाह को, तो आप दोनों एक साथ देखेंगे। मैं पिक लूँगा। मेहराब शाह फ़ोन निकाले बोलता महरोश को हैरान छोड़ गया था कि उसने हैरान होकर शामिर की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए महरोश को देख रहा था। मीर, आपने देखा नहीं अपना बेटा? उसने हैरानी से अपने शामिर से सवाल किया था। नहीं रोशी जान, मुझे पहले अपनी जान को देखना था। शामिर शाह के अल्फाजों से महरोश की आंखों में नमी झलकी थी। कभी कभी वो उसकी इतनी मोहब्बत पर हैरान होकर रह जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ था। उसने अपना बेटा तक नहीं देखा था क्योंकि उसे पहले अपनी बीवी को देखना था। महरोश के नमी आंखों में भरे मुस्कुराई थी। अनाया अपने बाप की गोद में आ चुकी थी। वो भी फिर से अपने भाई को देखना चाहती थी। रोती बाबा आज आज वो अपने बाप की आंखों पे हाथ रखती वो महरोश से भी बोली थी। फिर से सबकी उसकी हरकतें देखने लगे थे। सब फिर से उसकी हरकतें देखने लगे थे। शामिर समझता मुस्कुरा दिया था। महरोश भी बंद आंखों से मुस्कुराने लगी थी। वो शामिर शाह का चेहरा थोड़ा आगे किए फिर से बोली थी, 1 2 3। सबने मिलकर 3 तक काउंट किया था। जब वो दोनों आंखें खोलते चेहरा झुकाए अपने बेटे को देखने लगे थे। माशाल्लाह, ये छोटा मीरा, रोशी के मीर का मीर हादी। वो बिना लड़खड़ाए प्यार से बोलती अपने बेटे के माथे पर लब रखती बोली थी कि शाह मीर शाह वहीं दंग हुआ था। वो अपने बेटे का नाम भी रख गई थी। दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे बेबी का नाम रखना था। राफे शाह ने अपना रोना डाला था। शामिर शाह ने उसे घूरी से नवाजा था। अब तो अपने बच्चे का नाम रखना। अब तू अपने बच्चों का नाम रखना। इसका नाम तो रख दिया मीर हादी शामिर शाह। मेहराब शाह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि राफे ने आंखें घुमाई थी। रोशी जान का मीर हादी, रोशी जान के मीर का मीर हादी नहीं, अनाया अनाया या प्रिंशिद का मीर हादी। शामिर शाह बोला ही था कि इसके बाद महरोश बोली थी, लेकिन बाद में आंखों में गुस्सा जली थी लिया नाया बोलती सबको कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। 5 साल बाद बाबा, अब मैं बच्चा तो नहीं रहा कि आप लोग मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करें। 5 साल का मीर हादी बाप की तरह ही वाइट शलवार कमीज पहने, उसके ऊपर ब्लैक छोटी थी, अजरक लपेटे, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, आंखों में संजीदापन लिए अपने बाप से मुखातिब हुआ था कि शामिर शाह अपने बेटे की बात सुनता हल्का सा मुस्कुराया था। तू बताएगा मेरा शहजादा कितना बड़ा हो गया है कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सकती? शामिर शाह ने अपनी फेवरेट परफ्यूम लेते उसके ऊपर छिड़काते खुद पर लगाई थी। बाबा जान, कम अज़ कम इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि मैं बर्थडे जैसी फजूल किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता। खड़ी हुई मगरूर नाक पर संजीदगी से जाए वो संजीदगी से ही अपने बाप से मुखातिब था और शामिर शाह अपने बेटे की बातों पर बस मुस्कुरा रहा था। अच्छा तो अब तुम बाप को बताओगे कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना। शामिर शाह की संजीदा आवाज़ उभरी थी। उसने हमेशा की तरह उसे बात मनवाने के लिए खुद पर संजीदगी चढ़ाई थी, वरना उसे अपना ये शहजादा इतनी सी उम्र में ही रोब जमाते हुए बेहद प्यारा लगता था। नहीं बाबा जान, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बस मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं पसंद। आई एम सॉरी बाबा जान, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। अपनी छोटी सी अजरक को हाथ की मदद से कंधे पर डालता वो फौरन से नरम पड़ते आहिस्ता आवाज में एहतराम के साथ बोला था कि शामिर शाह का कहका बेसाख्ता था। मीर हादी ने अपने बाप को खफगी से घूरा था। आप जानबूझकर मुझे तंग कर रहे थे बाबा जान, उसने खफगी से मुंह बनाते हुए संजीदगी से कहा था। शामिर ने लब दांतों तले दबाए उसे देखा। जो भी कहो, लेकिन मेरी प्रिंसेस को तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद है और मैं अपनी प्रिंसेस को तुम्हारी वजह से नाराज़ नहीं कर सकता। शामिर के कहने पर मीर हादी के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, जो सिर्फ अपनी दीदा का नाम सुनते ही आई थी। आपकी प्रिंसेस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे है कहाँ आपकी प्रिंसेस? उसने कहते अब खुद को एक नज़र मिरर में देखा, जहां बाप और बेटा एक जैसा लिबास पहने खड़े नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। बर्थडे के लिए अपने रूम में तैयार हो रही है। शामिर शाह ने अपने दोनों हाथ कमर पर बांधते मिरर में अपने बेटे को देखते कहा था, जो खुद भी बाप की कॉपी करता हाथ कमर पर बांध गया था। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ उन्हें।
وہ کہتا اب اپنے قدم روم سے باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ محراب دیکھیں آپ کے بیٹی کے کارنامے، سارے کپڑے ادھر ادھر بکھیر کر اپنی پسند کا پہنا ہے۔ وہ سارے ڈریسز دوبارہ سے صحیح کر کے رکھتی، غصے سے ناک پھلاتے ہوئے بولی تھی کہ محراب جو بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، دھنک کی آواز پر پلٹتے اسے دیکھا تھا۔ خبردار دھنک، جو آپ نے ہماری بیٹی کے خلاف ہمارے کان بھرے تو اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا جو ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتا ہے؟ محراب شاہ کے کہنے پر دھنک کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ پلٹتے اس نے گھور کے محراب کو دیکھا تھا۔ دھنک کو پہلے بیٹا ہوا تھا جسے دیکھتے محراب شاہ کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے اس نے دھنک کے سارے موڈ سوئنگ برداشت کیے، رات کو اٹھ کر اس کے لیے اس کی کریونگ کی چیزیں لا کر دی کہ میری بیٹی کا دل کر رہا ہوگا، لیکن جب بیٹا دیکھا تو محراب شاہ نے منہ پھلایا تھا کہ سب اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئے تھے۔ لیکن پھر 3 سال بعد انہیں بیٹی ہوئی تھی جسے دیکھتے محراب شاہ پھولے نہیں سمایا تھا۔ ہاسپٹل میں باقاعدہ اس نے بھنگڑا ڈالا تھا کہ اسے بھی عنایت جیسی بیٹی مل گئی ہے، اور اب جب بھی ان کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے، تمہاری بیٹی اور آپ کا بیٹا۔ اور اب بھی دھنک اس کی بیٹی کی شکایت لگانے لگی تھی، جس پر محراب نے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ میرا بیٹا اتنا نفیس ہے، نفاست پسند ہے، ڈیسنٹ سا ہے، آپ کی بیٹی ہی سارا گند بکھیرتی ہے۔ اس نے بھی حساب برابر کرتے بیٹے کی سائڈ لی تھی کہ محراب نے مرر میں اپنی بیٹی کو گھورا تھا کہ وہ ہوں کرتی دوبارہ سے اس کی بیٹی کے بکھرے ہوئے کپڑے رکھنے لگی تھی۔ یہ جو آپ کی زبان چلتی ہے نا، اس کا حساب میں رات کو لوں گا۔ اپنے الفاظ سے اسے بکھلاتے چھوڑ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا جہاں ساری ارینجمنٹ ہو چکی تھی۔ وہ سب اس وقت لان میں موجود تھے۔ ارحم اور وریشا کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا جو اپنے 3 سالہ بیبی کے ساتھ آئے تھے۔ لان کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب کے پھولوں اور بلونز کے ساتھ سجاوٹ کی گئی تھی۔ لان کے وسط میں ہی ایک ٹیبل ارینج کیا ہوا تھا جہاں پر بلو اور وائٹ کلر کا کیک رکھا ہوا تھا۔ وہ سب اس وقت لان میں کھڑے برتھ ڈے بوائے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب بچوں نے اپنے اپنے فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا جو وہیں پر موجود تھے۔ جب میر ہادی اپنی دیدہ کا ہاتھ پکڑے راہداری سے آتا ہوا دکھائی دیا تھا کہ سب لائٹ سے ایک دفعہ آف ہوتی مین لائٹ ان پر پڑی تھی۔ وائٹ کلر کی نیچے زمین کو چھوتی میکسی پہنے کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے خوبصورت نین نقوش کو میک اپ سے پاک رکھے، صرف لبوں پر پنک سا گلوز لگائے 7 سالہ عنایا شامل شاہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے بلیک کلر کی اجرت کندھے پر ڈالے اپنے بھائی میر ہادی کے ہمراہ اس لائٹ کی روشنی میں آتی ہوئی اس سب کی نظروں کا مرکز تھی۔ بابا جان وہ ٹیبل کی جانب آئے تو شامر اور مہروش کو دیکھتے عنایا مسکراتی ہوئی انہیں اپنے بابا کے گلے لگی تھی کہ شامر نے گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ ماشاءاللہ میری پرنسس بہت پیاری لگ رہی ہے، اس نے کہا تو عنایا مسکرائی تھی اور مہروش کی جانب دیکھا جو اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو مسکراتی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی روشی جان بھی بہت پیاری لگ رہی ہے بابا جان۔ اس نے شرارت سے اپنے بابا جان کو تنگ کیا تھا کہ شامر اس کی شرارت سمجھتے مسکرا دیا تھا۔ بابا کی روشی جان جو ہوئی پیاری تو لگے گی نا۔ اس نے مہروش کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بیٹی کا ساتھ دیا تھا کہ عنایا کھلکھلائی تھی۔ وہیں پر مہروش نے اپنی افلاطون بیٹی کو غصے سے گھورا تھا جو دانت دکھاتی اب میر ہادی کی جانب بڑھی تھی جو سنجیدہ سا کھڑا سب کو گھور رہا تھا۔ چلیں لالا کیک کاٹیں، نائف اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا تھا کہ میر ہادی نے اپنی بہن کی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے کیک کاٹا تھا کہ سب کی ہوٹنگ ہوئی تھی۔ میر ہادی نے سب سے پہلے عنایا کو کیک کھلایا تھا اور پھر باری باری سب کو کھلاتے ہوئے آخر میں رافع کی گود میں موجود اس 1 سال کی چھوٹی سی پری کے لبوں پر بھی کیک کی ہلکی سی کریم لگا گیا تھا کہ اس پری نے لبوں پر زبان پھیرتے اس کریم کو اپنے اندر اتارا تھا اور مسکرائی تھی۔ میر ہادی اسے دیکھتا تھا، جھٹکتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد وہ سب بچے لان میں کھیلنے لگے تھے کہ عنایا جو ہاتھ میں کیک کی پلیٹ پکڑے کھاتے ہوئے لان میں داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے ارشمان کو اپنی کسی اسکول فیلو کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے دیکھ اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق ابھری تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے ارشمان اور اس کے ساتھ موجود اس لڑکی کو اپنی سخت نظروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہاتھ میں موجود کیک کی پلیٹ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت میں آئی تھی، آنکھوں میں مرچی سی ابھری تھی کہ وہ تن فن کرتی ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ ارشمان وہ تمہاری کزن ہے نا؟ عنایا کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ بچی ارشمان سے مخاطب ہوئی تھی کہ ارشمان بھی عنایا کو اپنی طرف آتا دیکھ سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ ارش تمہیں چھوٹے بابا بلا رہے ہیں۔ عنایا ارشمان کو دیکھتی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے نرمی سے بولی تھی، لیکن آنکھوں میں عجیب تاثر تھا کہ ارشمان اس کی بات سنتا فوراً سے ہاں میں سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا جہاں اس وقت سب بڑے موجود تھے۔ کون ہو تم؟ سخت سرد انداز میں وہ بولی تھی، لہجے میں شامر کی طرح کی سختی تھی۔ ارشمان کی فرینڈ، وہ بچی عنایا کو دیکھتی تھوک نگلتے بولی تھی۔ عنایا
نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ میرے ارشمان سے دور رہو، اگر آئندہ میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا تو تمہیں جان سے مار دوں گی، اور خبردار جو ارشمان کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو۔ آنکھوں میں سرد بن لیے وہ کوئی 7 سالہ عنایا شامر شاہ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ بچی بری طرح ڈری تھی، اور فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ عنایا کی سرد نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ کپ کپ آتے ہاتھوں سے اس نے روم کا دروازہ نوک کیا تھا جب اندر سے بھاری گھمبیر سحر انگیز آواز ابھری تھی کہ اس کی رہی تھی جان بھی ہوا ہوئی تھی۔ تھوک نکلتے اس نے روم کا دروازہ کھولتے قدم اندر رکھا تو سامنے ہی وہ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک کلر کی بنیان پہنے اپنی تھائی پر لیپ ٹاپ رکھے سرخ و سفید رنگت پر سخت سی چٹانوں جیسی سختی سجائے آنکھوں میں سرد پن لیے تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا کہ اسے دیکھتے مقابل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں تھما ہوا چائے کا کپ لرزا تھا اور اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آج سے پہلے مقابل کے روم میں کبھی آئی ہے، لیکن اس روم میں اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس شخص کی موجودگی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کمرے میں جانی پہچانی خوشبو محسوس کرتے اس کی تیزی سے چلتی ہوئی انگلیاں تھمی تھیں، مقابل کی سانسیں اٹکی تھی۔ سحر انگیز شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر اس نے مقابل کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنے روم میں دیکھتے وہ چونکا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی در آئی تھی۔ لب بھینچتے اس نے مقابل کو ضبط سے اپنے روم میں برداشت کیا تھا، اور اسی کی آنکھوں میں اتری غصے کی سرخی دیکھتے اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کمرے میں برف کے مانند سرد آواز گونجی تھی کہ اس کے جسم میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی بکھلائی تھی۔ آپ کی چائے مورے نے دی، آپ کی موجودگی میں گم ہوتی سانسوں کا اثر تھا۔ اس کی موجودگی میں گم ہوتی سانسوں کا اثر تھا یا اس کے خوف کا کہ وہ لرزتی ہوئی بولی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتی جلدی سے مڑی تھی۔ رکو! آنکھوں کو سختی سے میچتے اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بناتے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ آج سے پہلے اسے اس شخص سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس مقابل کی موجودگی سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آج کانپنے لگی تھی۔ جی ادھر آؤ! حکم آیا تھا کہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ جی میں اپنی جانب انگلی کرتے جیسے اس نے تصدیق چاہی تھی، اور اس نے غصے سے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا کہ بمشکل چلتی اس کے بیڈ کے ساتھ جا لگی تھی۔ بیٹھو ادھر! اس کے لیے مقابل کے حکم مشکل ہوتے جا رہے تھے، مقابل کے حکم ماننا مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ سفید پڑتا جا رہا تھا چہرہ، اور بنا کچھ بولے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے اس کے بیڈ پر جا بیٹھی تھی، جس پر اسے اپنی بہادری کا آج اندازہ ہوا تھا۔ ہمارے بیچ جو کل ہوا تھا تم نے کسی کو بتایا ہے؟ سخت سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی کہ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ہادی لالا، قسم سے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ اسے دیکھتے جلدی سے بولی تھی کہ اس کے الفاظوں سے پل میں اس کے اندر غصے کا اشتعال برپا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آخری حد تک سرخی در آئی تھی کہ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑتے بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر حاوی ہوتا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ جبڑے کو سختی سے اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کے چہرے پر دھاڑا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف سے آنسو چمکنے لگے تھے، دھڑکنیں سست پڑی تھی۔ کل ہمارے بیچ کیا ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر چھائے خوف کا بنا کوئی اثر لیے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے دبے دبے لہجے میں بولا تھا کہ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ نکاح اس کی زبان سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے، مقابل کی جھلسا دینے والی قربت سے اس کی سانسیں رکنے کے در پر ہو رہی تھی۔ تو اس حساب سے میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اسے ذرا مقابل پر رحم نہیں آ رہا تھا، بس اس کے الفاظوں سے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبانے کے لیے وہ اس کے منہ سے اپنی پسند کا کچھ سننا چاہ رہا تھا۔ شوہر! تو اگلی دفعہ میں نے اگر تمہارے منہ سے فقط اپنے لیے لالا لفظ سنا تو سب کے سامنے ہمارے نکاح کا بتاتے تمہاری رخصتی اسی ٹائم کروا لوں گا۔ گاٹ اٹ؟ اس کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں ٹکائے وہ سرد انداز میں بولتا، اس کے حواس شل کر گیا تھا کہ بے ساختہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں کہتی، پلیز جانے دیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ذرا سی اور یہاں پڑی رہی تو اپنے حواس کھو دے گی۔ مقابل کا آج اس نے ایک اور روپ دیکھا تھا، وہ جو ہمیشہ سنجیدہ تھا، کم گو رہتا تھا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا تھا، آج اس کے انداز اور غصے نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر آئندہ اس روم میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ اب نکلو یہاں سے اور کوشش کرنا میرے سامنے کم ہی آیا کرنا۔ وہ کہتا ایک جھٹکے میں اسے چھوڑ گیا تھا کہ وہ کپ کپاتے بدن کے ساتھ اٹھتی جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ میر ہادی نے غصے سے اسے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس ناول میں ہادی کی عمر تو 5 سال بتائی ہے اور اس کے ڈائلاگز اس طرح بتائے ہیں جیسے کہ وہ بہت بڑا کوئی ینگ مین ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے اس کے ڈائلاگ پر۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات پہ۔
چلیں کہ ناول یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ میں کل ایک نئے ناول کے ساتھ آؤں گی، تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، جتنی بھی میری آڈینس ہے اس ناول کو پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی یا دیکھ رہی تھی، تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ یہ ناول کیسا تھا، آپ لوگوں کو کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے، اوکے بھائی، اللہ حافظ۔